कैसे हैं आप लोग? आई एम होपिंग सब बहुत बढ़िया है. ऑल गुड दिस साइड. दिस इज राधिका दुआ, योर co-explorer, learning buddy and mentor for your amazing journey ahead of becoming future professionals. Here at Sharper, we believe in nothing less than excellence. That is why we thoroughly believe that you all can excel in your respective fields. अभी तो हम बहुत कुछ कवर कर चुके हैं और अब वक्त आ चुका है कि मैं आपको और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ ले चलूं, जो कि है हम सबका प्यारा जीएसटी. मैम, आपने सेल्स ट्रांजैक्शंस पढ़ाई तो उसमें जीएसटी कवरेज लिया था. परचेजेस पढ़ाई, वहां भी जीएसटी आया. एक्सपेंसेस में भी जीएसटी आ गया. अब प्लीज जस्ट मूव अहेड एंड टेल अस हाउ डज जीएसटी वर्क. बिफोर दैट, tell us what is GST exactly. होता क्या है? इतने सारे भारी भरकम वर्ड्स हैं, CGST, SGST, IGST, UTGSD. हमें तो मैम कुछ समझ नहीं आता. So don't worry. I told you, no fear when Radhika is here. So please, अब हम आगे चल रहे हैं अपनी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग जर्नी पर, जहां पर हम कवर करने वाले हैं जीएसटी. चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पिटारे में आज क्या क्या है. सो वी आर स्टार्टिंग विद इंट्रोडक्शन टू जीएसटी. बहुत बेसिक चीजें लेंगे, बट ऐसे लेंगे सो दैट एवरीथिंग इज क्लियर टू एवरीबडी. ऐसा कोई भी बच्चा नहीं बचना चाहिए जिसको जरा सा भी डाउट हो या फिर उसको ऐसा लगे कि दिस वाज समथिंग कि अगर मैं प्रिपरेशन करके आता तो समझ आता. नो, दीज क्लासेस आर नॉट फॉर दैट. हियर वी आर नॉट एमिंग एट just enhancing your knowledge. We are aiming at giving you knowledge from zero level. We are aiming at giving you everything that you need possibly to work in the business world to earn your living. चलिए आइए शुरू करते हैं. So, before I tell you what is GST, I just want to tell you what are taxes. So, taxes come from a Latin word. Latin word है taxo, जिसका मतलब है mandatory legal function, financial burden. एक mandatory option नहीं है, mandatory legal financial burden. मतलब mandatory भी है और legal भी है. illegal काम कुछ नहीं हो रहा है, वसूली भाई पैसे लेने नहीं आ रहे हैं. This is legal. लीगली आपके ऊपर एक फाइनेंशियल बर्डन आया हुआ है. किसके ऊपर? इंडिविजुअल के ऊपर और जितनी भी लीगल एंटिटीज है, एनी फॉर्म ऑफ बिजनेस, सबके ऊपर आया है ये बर्डन. दिस इज पेड टू द गवर्नमेंट टू गेट पब्लिक सर्विस. हम क्यों दे रहे हैं गवर्नमेंट को पैसा? पैसा मैंने कमाया, मेहनत मैंने करी, बिजनेस आइडिया मेरा था, और उस पे तुम मुझसे मैंडेटरी लीगल फाइनेंशियल बर्डन ले रहे हो. किस लिए? वाई? Because if I am paying this money to the government, they are providing me with public services. Public services as in infrastructure, health, education, military, defense, etc. आपने देखा है, आप रात को आराम से सोते हैं without thinking much कि हमारे जो ये पड़ोसी मुल्क हैं ये हम पे हमला कर देंगे. We do not think much about it, right? We just sleep. Why do you think you are able to do that? क्योंकि हमारी बॉर्डर पे हमारी सेना खड़ी है, हमारी मिलिट्री खड़ी है. द डिफेंस इज देयर टू प्रोटेक्ट यू सो दैट यू कैन स्लीप एट नाइट. तो हु इज गिविंग देम दी सैलरीज? हु इज पेइंग देम? द गवर्नमेंट, राइट? तो कहां से पे करेंगे? दे विल पे. जो हम थोड़ा टैक्स उनको लीगली, जो मैंडेटरी लीगल फाइनेंशियल बर्डन है, दैट वी आर पेइंग टू द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट इज यूटिलाइजिंग दैट amount to provide us some public services. The public at large will get services from the tax that we pay from our pocket. Okay, so example for that is infrastructure, health, education. इतने सरकारी स्कूल खुले हुए हैं, इतने बच्चे इतना जबरदस्त बढ़िया पढ़ रहे हैं. Here in Delhi, I have seen especially the previous government that here was, they have done this commendable work in education sector, जहां पर सरकारी स्कूल क्या बढ़िया A1 हो चुके हैं, राइट? सो हाउ इज दैट हैपनिंग? वो टैक्स पेयर की मनी से हो रहा है, एंड वी ऑल आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ इट. इफ यू सी द ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, यू फील कि हम सब उसका फायदा उठा रहे हैं. ठीक है? सो नाउ टैक्सेस कैन इजीली बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. वन सॉर्ट इज डायरेक्ट टैक्स एंड द सेकंड इज इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स यानी कि इनकम टैक्स, यानी अब देखो पेमेंट करनी है गवर्नमेंट को. ये आप है, ये मैं हूं, ये मेरे दोस्त हैं और यहाँ पार्टी उड़ रही है, राइट? ये आप है, ये गवर्नमेंट है और ये कस्टमर है आपका. दैट इज योर कस्टमर.
जब आप अपनी इनकम में से डायरेक्टली कट या फिर गवर्नमेंट का हिस्सा उसको देते हैं, when you pay directly to the government from your own pocket, from your own income, this is known as direct tax. This was what? This was direct tax. But when you collect the taxes from the customer, when you collect the taxes from customer and then pay it to the government, and then the payment is made to the government, and then the payment is made to the government. This is part 2. This was part 1, जहां आपने अपनी इनकम में से डायरेक्टली टैक्स दे दिया गवर्नमेंट को, एंड दिस इज पार्ट 2. दिस इज पार्ट 2, जहां पर आपने पहले टैक्स कलेक्ट करे किससे? कस्टमर से, एंड देन आपने पेमेंट करी गवर्नमेंट को. दिस इज नोन एज इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्टली नहीं गया ना गवर्नमेंट के पास पैसा, इनडायरेक्टली गया है. सो डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल क्या हो गया? इनकम टैक्स. और इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल क्या हो गया? जीएसटी, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. पहले और भी इनडायरेक्ट टैक्सेस चलते थे, जैसे वैट, जैसे एक्साइज एंड एटसेट्रा. ठीक है. अब डिफरेंस क्या है डीटी और आईडीटी में, यानी डायरेक्ट टैक्स में और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस है? जो डायरेक्ट टैक्स है, इट इज लिवीड ऑन दी इनकम ओरिजिनेटिंग और अर्निंग एक्टिविटीज. आप जिन जिन एक्टिविटीज से इनकम ओरिजिनेट कर पा रहे हो या अर्न कर पा रहे हो, उन एक्टिविटीज पे डायरेक्ट टैक्स लग रहा है. फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस एंड प्रोफेशन. अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, प्रोफेशन कर रहे हैं, सैलरी ले रहे हो आप, क्या हो रहा है? इनकम जनरेट हो रही है. इनकम जनरेट हो रही है, राइट? इनकम जनरेट हो रही है ना इन एक्टिविटीज पे. इन एक्टिविटीज पे आपने ये टैक्स लेवी करा है. इनडायरेक्ट टैक्सेस किस पे लगते हैं? ये सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज पे लगते हैं, किसी एक्टिविटी पे नहीं लग रहे हैं. ये सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे लग रहे हैं. किस पे? सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. इसका बर्डन, डायरेक्ट टैक्स का बर्डन किसके पास है? डायरेक्टली बॉर्न बाय द पर्सन. जो पे कर रहा है गवर्नमेंट को, डायरेक्टली उसी के ऊपर बर्डन है. बट जब आप इनडायरेक्ट टैक्स की बात करो, देन इट इज अ ट्रांसफरेबल टैक्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन एंड अल्टीमेटली बॉर्न बाय द कस्टमर. एग्जाम्पल के थ्रू समझ ले. दिस इज द शॉपकीपर, राइट, एंड दिस इज द कस्टमर. कस्टमर शॉपकीपर के पास जाता है. मान लीजिए आप कुरकुरे खरीद रहे हैं, ठीक है. आप 10 रुपीज के कुरकुरे लेके आए, 10 रुपए थे तुरतुरे. आपने किससे लिए? शॉपकीपर से लिए. आपने रियलाइज भी नहीं करा कि इस 10 रुपए में ऑलरेडी जीएसटी का अमाउंट इंक्लूडेड है. इसकी वैल्यू, मान लीजिए सप्लाई जो हुई है उसकी वैल्यू थी 9 रुपीज की एंड 1 रुपीज का इसमें जीएसटी इंक्लूडेड था. लेट्स अज्यूम दैट, ओके. यू डिड नॉट इवन नो एंड आप 1 रुपीज का जीएसटी पे कर चुके हैं शॉपकीपर को. एंड व्हाट विल द शॉपकीपर डू? शॉपकीपर विल पे दिस ₹1 टू द गवर्नमेंट, राइट. तो ये 1 रुपए का बर्डन आया, ये किसकी जेब से निकला है? ये तो कस्टमर की जेब से निकला है, राइट. सो द बर्डन वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, और अल्टीमेटली किसके हाथ में गया ये बर्डन सारा? कस्टमर के हाथ में. कस्टमर की जेब से निकल रहे हैं ये पैसे. डीटी का नेचर कैसा है? डायरेक्ट टैक्स का नेचर जो है वो प्रोग्रेसिव इन नेचर है. प्रोग्रेसिव इन नेचर मतलब गरीब से कम टैक्स लो और अमीर से ज्यादा टैक्स लो. इसीलिए तो स्लॉट्स बने. आप हमारे इंडिया का ही टैक्सेशन सिस्टम देखो, जो जितना गरीब है वो उतना कम इनकम टैक्स पे करेगा, पर जो जितना ज्यादा अमीर है, इफ यू आर फॉलोइंग अबव 10 लाख रुपीज वाला ब्रैकेट, ओल्ड रिजाइम की अगर मैं बात करूं तो सबसे हाईएस्ट आप टैक्स ब्रैकेट में आ गए. बट जीएसटी जो है, जो इनडायरेक्ट टैक्स है, वो रिग्रेसिव है नेचर में. रिग्रेसिव मतलब अमीर गरीब सब लोग एक फ्लैट रेट पे टैक्स देंगे. मतलब अमीर भी उतना ही टैक्स दे रहा है और गरीब भी उतना ही टैक्स दे रहा है. नाउ दिस 10 रुपीज कुरकुरे, इफ यू गो एंड बाय फ्रॉम द शॉपकीपर, विल द शॉपकीपर डिटरमाइन कि आपकी इनकम कितनी है? नो, राइट. ही विल आस्क यू फॉर 10 रुपीज, जिसमें से 1 रुपी जीएसटी का है. If a billionaire also go and buy the same 10 rupees kurkure, he is also paying how much tax? 1 rupee tax. So irrespective आपका income statement क्या है, irrespective आपका status क्या है, आप सबको एक ही जैसा tax pay करना है. So that is why it is regressive in nature. Now the payment liability. Of course, payment कब करते हो आप?
इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्सेस की पेमेंट होती है आफ्टर द इनकम इज रिसीव्ड इन द हैंड्स ऑफ टैक्स पेयर। यानी कि हम अज्यूम आप फाइनेंशियल ईयर में पैसा कमाते हो, आप फाइनेंशियल ईयर में, या वैसे फाइनेंशियल ईयर 24-25 है, इस ईयर में आप पैसा कमाओगे और इसका टैक्स कब दोगे? इसका टैक्स में असेसमेंट ईयर 25-26 में दूंगी, नेक्स्ट ईयर में पैसे दूंगी। और हम मान लेंगे कि आपके पास अब पैसा आ चुका है, द इनकम हैज बीन रिसीव्ड, इसलिए आपको मैंने मौका दिया कि कोई बात नहीं अगले साल दे देना टैक्स। बट क्या सेम चीज इनडायरेक्ट टैक्स में भी है? नो, टैक्स पे हो जाता है एट द टाइम ऑफ परचेज। जैसे ही आपने कुरकुरे का पैकेट खरीदा था वैसे के वैसे ही आपने तो टैक्स पे कर दिया, वहीं के वहीं। आपका तो ट्रांजैक्शन जैसे हो गया, इट इज अ ट्रांजैक्शन बेस्ड टैक्स। जैसे ही ट्रांजैक्शन हुई वैसे ही पेमेंट हो गई, आपको पता भी नहीं चला। नाउ हाउ इज द कलेक्शन डन? इट इज डिफिकल्ट। इनडायरेक्ट टैक्सेस द कलेक्शन इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि एक साल बाद मिलेगा, पता नहीं कितने लोग इस टैक्स की चोरी कर लेंगे, राइट? बट इनडायरेक्ट टैक्सेस में ये बहुत इजी है, क्योंकि इट इज कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ परचेज और सेल। परचेज सेल करते वक्त ही कलेक्ट हो गया ये। एग्जाम्पल इज इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस का एग्जाम्पल कस्टम, एक्साइज, जीएसटी, राइट? चलिए, hello accountants, welcome to SharpUp. This is Radhika Dua, your mentor for this accounting course. यहाँ हम आपको अकाउंटिंग कंसेप्चुअली और प्रैक्टिकली दोनों तरीके से सिखाते हैं। आज मैं आपसे कुछ बातें करने आई हूँ। फर्स्ट, व्हाई डू यू नीड दिस अकाउंटिंग कोर्स? 2, इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव कैसा रहेगा? थर्ड, व्हाट इज द सिलेबस फॉर दिस कोर्स? एंड फोर्थ, व्हाई यू शुड चूज SharpUp. लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 1. Why do you need this accounting course? बिना conceptual clarity के लिए accountant बनना तो impossible है, right? Most of the accountants feel कि tally सीख लिया तो accounting सीख ली, जबकि tally सिर्फ एक accounting software है. Most of the accountants they do not know from where to start and where to end. अब अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो हमारा ऑब्जेक्टिव है आपको प्रैक्टिकली और कंसेप्चुअली ट्रेन करने का, आपको रियल वर्ल्ड अकाउंटिंग सिखाने का और एंड ऑफ कोर्स आपको जॉब रेडी बनाने का। बात करें सिलेबस की तो हम आपको कुछ 35 सेशंस देने वाले हैं, वेयर यू विल गेट 40+ आवर्स ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। आइए मैं आपको अपनी वेबसाइट की तरफ ले जाती हूँ। यहाँ पर आपको फ्री डेमो सेशन मिलेगा। And you can click on the session wise syllabus. You can check it out here. अब अगर मैं बात करूं कि why you should choose SharpUp, देखिए we have 40+ hours of comprehensive learning. Affordable course है, सर्टिफिकेशन मिलेगी, हाँ जी सर्टिफिकेशन भी मिलेगी कंप्लीशन पे। साथ ही साथ वी हैव अ 3-day रिफंड पॉलिसी फॉर यू। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इंग्लिश प्लस हिंदी आपको ये कोर्स अवेलेबल होने वाला है। वी हैव ऑलरेडी ट्रेन्ड 1000+ अकाउंटेंट्स आउट देयर इन इंडस्ट्री। सो देर किस बात की है? Thank you for your time for today. I look forward कि आप हमें इस comprehensive learning में join करेंगे. Thank you. This is Radhika Dua signing off. ये तो हो गई नॉर्मल बातें सारी। अब हम अपने मेजर टॉपिक पे आ जाते हैं। what is GST, Goods and Services Tax? कहाँ दी है मैम इसकी डेफिनेशन? देखो, I told you before also कि हम जो भी पढ़ेंगे, हमने शपथ ली थी जब हम अकाउंट्स पढ़ रहे थे, तब हमने शपथ ली थी कि हम जो भी पढ़ेंगे वो हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से और इंड एस से पढ़ेंगे, राइट? हमने शपथ ली थी ना कि हम जो भी पढ़ेंगे, क्या शपथ ली थी? कि हम जो भी पढ़ेंगे वो हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से और इंड एस से पढ़ेंगे, राइट? ऐसे ही नाउ व्हेन वी आर मूविंग टुवर्ड्स टैक्सेस, व्हेन वी आर मूविंग टुवर्ड्स
जीएसटी। अब हम फिर से एक शपथ लेते हैं, मैं शपथ लेती हूं कि मैं जो भी पढ़ाऊंगी वो मैं एक्ट से ही पढ़ाऊंगी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट से ही पढ़ाया जाएगा। जो जीएसटी एक्ट 2017 है हम उसी से सब कुछ पढ़ेंगे, एवरीथिंग वी विल स्टडी फ्रॉम सीजीएसटी एक्ट, एसजीएसटी एक्ट ओनली। हम कुछ भी अपने आप से नहीं पढ़ेंगे, हर चीज का एक सेक्शन कोट होगा। एवरीथिंग विल बी फ्रॉम द डियर एक्ट इटसेल्फ, कुछ भी मैं हवा में नहीं बताऊंगी। एवरीथिंग विल हैव अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, एवरीथिंग is backed up via the various acts that there are available for that particular law। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको मैं लेमैन लैंग्वेज में बता रही हूँ, ये आप रियल लाइफ में यूज करेंगे और सब का सब किसी ना किसी एक्ट से उठाया गया है। ठीक है, सो मेरे साथ आप सब शपथ लेंगे कि हम कभी भी कुछ भी पढ़ेंगे तो हम उसके डायरेक्ट सोर्स से ही पढ़ेंगे, कभी भी गलत नहीं पढ़ेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, इससे पहले मैं आपको बताऊं कि हम कौन से एक्ट से पढ़ रहे हैं। एक बात को ध्यान दीजिए कि जीएसटी ना एक डुअल मॉडल टैक्स है। यहाँ पर एक सीजीएसटी एक्ट है, एक एसजीएसटी एक्ट है और एक आईजीएसटी एक्ट है। सीजीएसटी एक्ट और एसजीएसटी टैक्स एक्ट ये ट्रू रेप्लिकाज है, ये आपस में एक दूसरे के डुप्लीकेट्स हैं, आपस में एक दूसरे के रेप्लिकाज हैं। इनफैक्ट आईजीएसटी भी बहुत हद तक सीजीएसटी एक्ट जैसा ही है। सो हम एक भी एक्ट पढ़ लेंगे ना इन तीनों में से तो तीनों कवर हो जाएंगे। सो फॉर दिस पर्पस हम यूजुअली सीजीएसटी एक्ट उठाते हैं और वहां पर जो जो दिया होता है हम उसको कवर करते हैं। ठीक है, हम क्या उठाते हैं, सीजीएसटी एक्ट उठाते हैं और वहां पर जो जो दिया होता है हम उसको कवर कर चलते हैं। अगर आप एसजीएसटी एक्ट भी उठाओगे तो भी सेम डेफिनेशन होगी, बस सेक्शन अलग होगा वहां। इनफैक्ट बहुत जगह ऐसे भी लिखा होगा एज मेंशन्ड इन सीजीएसटी एक्ट, सो दैट इज व्हाई हम सीजीएसटी एक्ट उठाते हैं। सो जीएसटी डेफिनेशन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल डेफिनेशन, हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेफिनेशन लेके चल रहे हैं जो आर्टिकल 366 में दी हुई है। क्या बोल रहे हैं कि टैक्स ऑन द सप्लाई, टैक्स ऑन द सप्लाई, ध्यान देंगे क्या बोला है मैंने, टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ। किस पे टैक्स लगाया मैंने, सप्लाई पे टैक्स लगाया। किस एक्टिविटी पे टैक्स लग रहा है, सप्लाई पे। अब वो सप्लाई परचेज भी हो सकता है, वो सप्लाई सेल्स भी हो सकता है। अगर सप्लाई हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का या दोनों का तो उस पर आप क्या लगा दोगे, टैक्स लगा दोगे। और उस टैक्स को मैंने क्या नाम दिया है, जीएसटी। मैम ये तो बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल है। जीएसटी इज व्हाट, इज द टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे गुड्स एंड सर्विसेज आपने सप्लाई करी उस पे आप टैक्स लगा दो। उस टैक्स को मैंने क्या नाम दिया है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इट्स इन द नेम इटसेल्फ, नाम में ही है किस चीज का टैक्स है, गुड्स एंड सर्विसेज का टैक्स है। बट इस डेफिनेशन में ही लिख दिया एक्सेप्ट, मतलब किस कोई एक चीज है जिसपे कभी जीएसटी नहीं लग सकता, क्योंकि वो डेफिनेशन में ही उसको आउट कर दिया। मतलब ये कभी भी पूरी लाइफ में ये जीएसटी की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होगा, नेवर। क्या एक्सेप्ट करा है, एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। शराब, लिकर, दारू, जितनी भी अल्कोहल है फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, यानी कि जो अल्कोहल हम ड्रिंक, जो लोग ड्रिंक करते हैं उनके लिए, पीपल हु ड्रिंक अल्कोहल, दैट लिकर, दैट टू अल्कोहलिक इन नेचर, अल्कोहलिक होना चाहिए, ठीक है, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, वो कभी भी जीएसटी की डेफिनेशन में नहीं आएगी। आज से लेके अनंत काल तक, फ्रॉम सिंस 2017, सिंस एवर, वो कभी भी जीएसटी की एम्बिट में नहीं आ सकता। मतलब कभी भी अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे जीएसटी नहीं लगेगा। तो मैम वहां क्या लगेगा, वहां वैट लगता है, वहां और चीजें लगती हैं, तो हम बाद में बात करेंगे उसके बारे में। ठीक है, सो एक गुड जो कभी भी इंक्लूड नहीं होगा जीएसटी में, दैट इज अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ये इसकी डेफिनेशन में ही दिया हुआ है पर से। ओके, गुड्स की डेफिनेशन बता दो मैम, गुड्स क्या है। गुड्स आपको डिफाइन करा हुआ है कहां पर, सेक्शन 2 सब सेक्शन 52 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 दे रखा है। एनी काइंड ऑफ मूवेबल एसेट, मूवेबल प्रॉपर्टी की, अगर आपका प्रॉपर्टी मूव कर पा रहे हो, अगर आप उसे मूव कर पा रहे हो तो वो गुड्स हो गया। गुड्स
विच एक्सक्लूड मनी सिक्योरिटीज। भाई हम तो पैसे को भी मूव कर पाते हैं, हाँ बस उसको मत करना इंक्लूड, इसमें मनी सिक्योरिटी नहीं आती। और एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ये तो हमें पता ही है। एंड कुछ और भी एक्सेप्शंस दे दिया हमें गुड्स में, कह रहे ये चीजें भी नहीं आएंगी गुड्स में। क्या क्या नहीं आएगा? पेट्रोलियम नहीं आएगा, पेट्रोलियम क्रूड नहीं आएगा, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट ऑल्सो नोन एज पेट्रोल, नेचुरल गैस एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल मतलब एटीएफ। एरोप्लेन में जो पेट्रोल डलता है उसे एटीएफ बोलते हैं। एरोप्लेन में एविएशन के वक्त जितने भी फ्यूल्स डलते हैं उन्हें एटीएफ बोलते हैं हम। ये सारी चीजों को भी गुड्स की डेफिनेशन से बाहर कर दिया गया और कहा गया कि इन सब चीजों पे टैक्स लगेगा, जीएसटी लगेगा, बट एक फ्यूचर डेट पे। जो कौन देगा इस डेट को? जीएसटी काउंसिल एक डेट बताएगी फ्यूचर में, उस डेट से इन 3 प्रोडक्ट्स पे उस डेट से जीएसटी लगना शुरू हो जाएगा। अभी के लिए ध्यान दे कि जीएसटी सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है, बस अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे नहीं लगता, नेवर, लग ही नहीं सकता, नेवर। अच्छा तो बताओ गुड्स क्या होते हैं? गुड्स कह रहे हैं गुड्स सब कुछ, जिस जिस चीज को तुम मूव कर सकते हो वो गुड्स है, बस उसमें ना मनी सिक्योरिटीज नहीं आएगी। और क्या नहीं आएगा? अल्कोहल तो आ ही नहीं सकता, और ये 3 आइटम और नहीं आएंगे। गुड्स की डेफिनेशन में 3 हमने नहीं इंक्लूड करे, इनको हम इंक्लूड करेंगे गुड्स की डेफिनेशन में, हम इनको आगे इंक्लूड करेंगे। कब? एक फ्यूचर डेट पे। इसीलिए हमने इसको प्यार से नाम दे दिया नॉन टैक्सेबल सप्लाई। क्या बोलने लग गए हम इसको प्यार से? नॉन टैक्सेबल सप्लाई। की सप्लाई तो है बट अभी नॉन टैक्सेबल नेचर की है, कि अभी के लिए इस पे टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है। सर्विसेज क्या होती है? अरे कह रहे हैं एनीथिंग अदर देन गुड्स, बस मनी सिक्योरिटी उसमें भी नहीं आएगी, बट इंक्लूड सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज फॉर यूज फॉर मनी एंड कन्वर्जन ऑफ मनी। कह रहे हैं जो कुछ भी गुड्स नहीं है ना वो सब सर्विस है। कह रहे हैं हम कुछ छोड़ना ही नहीं चाहते, हम चाहते ही नहीं कि कुछ भी जीएसटी के एम्बिट से बाहर जाए। क्यों छोड़े हम? हमारा रेवेन्यू है, हमें पैसे मिलेंगे जीएसटी लेंगे तो। कह रहे हैं हम जीएसटी में कुछ नहीं छोड़ेंगे, नथिंग विल बी एक्सक्यूज्ड, एवरीथिंग इज कवर्ड इन द एम्बिट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस। क्योंकि हमने गुड्स में कह दिया जो जिस चीज को हिला सको, जिस चीज को मूव कर सको वो गुड्स हो गए, एक्सेप्ट फॉर अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। और अभी के लिए कुछ 3 चीजें दी हैं, इन पे लगाएंगे टैक्स, जीएसटी लगाएंगे, अभी नहीं, फ्यूचर डेट पे। अब कह रहे हैं चलो सर्विसेज की डेफिनेशन भी बता दो। कह रहे हैं सर्विसेज मतलब कुछ भी जो गुड्स नहीं है वो सर्विसेज है, बट मनी सिक्योरिटी इसमें भी नहीं आएगा। मनी सिक्योरिटी मतलब जैसे लोन, अगर आप मनी लोन ले लेंगे तो लोन पे भी अगर जीएसटी लगने लगे तो गरीब आदमी कहां जाएगा भाई? तो इसलिए मनी सिक्योरिटीज हटा दी, पर सेपरेट कंसिडरेशन पे जीएसटी लगा रहे हैं। जैसे कि आपको मैंने कहा ठीक है मेरी मनी यूज कर लो, बट उस पे इंटरेस्ट पे करना, तो इंटरेस्ट पे जीएसटी लग जाएगा। और अगर आप कन्वर्जन कर रहे हैं मनी की, यानी कि फॉरेक्स, अगर आप फॉरेक्स ले रहे हैं, फॉरेन करेंसी ले रहे हैं, तो उस पे भी जीएसटी लग जाएगा। इन 2 चीजों को हमने कवर कर लिया सर्विसेज में। इज दैट क्लियर? क्या आपको क्या क्या चीजें जीएसटी में कवर्ड है ये बात समझ आई? कितना इंटरेस्टिंग है ना। कह रहे जीएसटी मतलब टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड, जैसे तुम गुड्स एंड सर्विसेज को सप्लाई करने लगोगे उस पर टैक्स लगाना शुरू कर देना। पर अल्कोहलिक लिकर इसमें नहीं आएगी। हमने कहा चलो ठीक है, चलो हम गुड्स सर्विस सप्लाई करनी शुरू करते हैं। ये बता दो गुड्स में क्या क्या कवर होता है। तुम कह रहे गुड्स में पूरी दुनिया की सारी चीजें जो तुम मूव कर सकते हो ना वो कवर कर देना, बट हाँ मनी सिक्योरिटी नहीं। और गुड्स की डेफिनेशन में 3 चीजें और छोड़ दी। क्या क्या है वो? कह रहे हैं जितना भी क्रूड पेट्रोलियम है वो भी मत लेना, जितने भी हाई स्पीड डीजल्स हैं और पेट्रोल है वो भी मत लो, और जितना भी तुम्हारा नेचुरल गैस और एटीएफ है वो भी मत लो। ये 3 चीजें अभी के लिए गुड्स में नहीं लाएंगी, इन पे टैक्स लगाएंगे बट फ्यूचर डेट में लगाएंगे। अल्कोहलिक लिकर पे लग सकता है क्या कभी भी टैक्स? नहीं, उस पर कभी नहीं लग सकता, नेवर, क्योंकि उसको जीएसटी की डेफिनेशन से एक्सक्लूड कर दिया। और ये जो 3 आइटम है, पेट्रोलियम क्रूड, पेट्रोल डीजल, एटीएफ और आपका नेचुरल गैस, इनको डेफिनेशन में तो हमने रखा है, बट अभी के लिए इनको नॉन टैक्सेबल सप्लाई मान लो। मतलब ये गुड्स है मेरे, बट अभी के लिए इन पे मैं टैक्स नहीं लगाऊंगी। हमने कहा चलो ठीक है। चलो अब तुमने कहा ना गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई पे टैक्स है, गुड्स तुमने बता दी क्या क्या होता है, अब सर्विसेज भी बता दो क्या क्या होता है। हमने कहा जो गुड्स में नहीं आया ना सब सप्लाई ले लो सर्विस की। मतलब वाह भाई वाह, बहुत मजे आ गए। तुमने जो मतलब कुछ मत छोड़ना, सास पे भी हमारी ना तुम जीएसटी लगाना शुरू कर दो। हमने कहा रुको रुको टेंशन मत लो,
हम कह रहे हैं जो भी गुड्स में नहीं आया सब कुछ सर्विसेज में इंक्लूड कर लो, बस यहाँ पे भी मनी सिक्योरिटी नहीं है। पर अगर आपने एक सेपरेट कंसिडरेशन ले रहे हो मनी सिक्योरिटी के लिए, जैसे कि आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो लोन पर, तो उस पे जीएसटी ले लेना। करेंसी चेंज कराओगे, विदेश जाओगे, विदेशी पेमेंट कर रहे हो, फॉरेक्स चाहिए, उस पे भी जीएसटी दे दो। कह रहे हैं भाई वाह, मान गए उस्ताद, सब कुछ यू हैव कवर्ड इन जीएसटी। यस, दैट इज व्हाई इट इज वन इंक्लूसिव टैक्स। सब कुछ आ गया इसमें, सब कुछ, एवरीथिंग इज कवर्ड है। चलिए, इंटरेस्टिंग है राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका एग्जाम्पल लेते हूँ, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना की कोशिश करती हूँ। एक बिजनेस है, इट अर्न्स ₹2 लाख फ्रॉम सेल्स करता है ये, एंड कलेक्ट्स 18% जीएसटी फ्रॉम कस्टमर्स। कह रहे एक बिजनेस है, वो सेल्स करता है और कस्टमर से क्या लेता है, 18% जीएसटी चार्ज करता है। अभी सेल्स करी होगी तो इसमें एक सप्लाई की वैल्यू होगी, सप्लाई प्लस जीएसटी करा होगा हमने, भाई सप्लाई जो उसका प्राइस है प्लस जो जीएसटी का अमाउंट है, उसका टोटल बिल हमने दिया होगा कस्टमर को। अब कस्टमर ने हमें पेमेंट करी, तो उस पेमेंट में 36,000 रुपए जीएसटी के थे। कितने? 36,000 रुपए, 36,000 रुपीज वर कलेक्टेड फ्रॉम फॉर इन द नेम ऑफ जीएसटी। एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, 2 लाख रुपीज का 18% कितना होता है? वो टेल मी दैट। 2 लाख रुपीज का 18% कितना होता है? 2 लाख रुपीज का 18% 36,000 ही तो होता है। तो अगर ये लाइन नहीं भी लिखी होती, मैं तब भी तो बता देती कि कितना टैक्स कलेक्ट करा है। अगर ये लाइन यहाँ नहीं भी लिखी होती कि कितने, हाँ अगर ये नहीं भी लिखा होता कि कस्टमर से मैंने कितना कलेक्ट करा है, तो क्या मैं नहीं बता देती कि 36,000 रुपीज कलेक्ट करा है? यस, बहुत इजीली बता देती मैं। कस्टमर से हमने 36,000 रुपीज कलेक्ट करे होंगे। कैसे? क्योंकि मुझे याद है डेफिनेशन में लिखा है जीएसटी की कि टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यही तो लिखा है। तो सप्लाई तो हो रही है यहाँ, सेल्स ही तो हो रही है, सप्लाई कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज। अब बिजनेस कुछ भी कर रहा होगा, गुड्स बेच रहा होगा, सर्विसेज बेच रहा होगा, दोनों चीजें बेच रहा होगा, उस पे, उस सप्लाई पे यानी कि सेल्स पे लगेगा ये टैक्स, इनकम पे नहीं। इनकम तो हो गई बेटे आपकी सेल्स माइनस ऑल योर, मतलब प्रॉफिट पे नहीं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि प्रॉफिट पे टैक्स है, मैं कह रही हूँ सप्लाई पे टैक्स है। तुम्हारे क्या खर्चे हुए क्या खर्चे नहीं हुए मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, सप्लाई करी ना, उस सप्लाई पे टैक्स है। तो 2 लाख रुपए की सप्लाई करी तो इस 2 लाख रुपए पे टैक्स दे दो। सेल्स, सप्लाई मतलब सेल्स, राइट? ठीक है, आगे पढ़ते हैं इसको। नाउ द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 40,000। कह रहे 36,000 रुपए आपने इन द नेम ऑफ जीएसटी दे दिए। अब पूरे साल का जो प्रॉफिट हुआ है वो 40,000 का हुआ है। दिस इज द प्रॉफिट दैट यू हैव अर्न्ड थ्रू आउट द ईयर। अब इस पे इनकम टैक्स भर दो 30% का। क्या भर सकते हैं? हाँ भर सकते हैं। अब मुझे बताओ इनकम टैक्स किस पे भरे? 2 लाख रुपीज पे भरे या 40,000 रुपीज पे भरे? भाई इनकम टैक्स, आप देखो, आप बिजनेस की पीएनएल अकाउंट बनाओ, बिजनेस का पीएनएल अकाउंट बनाया आपने, एक तरफ आपने सारी इनकम लिख दी और एक तरफ आपने सारे एक्सपेंसेस लिख दिए, राइट? और आपका यहाँ पे नेट प्रॉफिट लिख के आया, निकल के आया। आप मुझे बताओ, आप जो इनकम टैक्सेस पे करते हो, जो इनकम टैक्स पे करते हो, वो किस पे करते हो? इनकम पे या फिर नेट प्रॉफिट पे? बताओ, जो टैक्स पे करते हो आप किस पे करते हो? इनकम पे या नेट प्रॉफिट पे? आज तक हम यही बात करते आए हैं कि अगर इनकम बढ़ गई तो नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा। आज तक हम कैसे समझाती आई हूं मैं इसको? मैं आज तक समझाती आई हूं कि अगर इनकम बढ़ गई तो नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा, नेट प्रॉफिट बढ़ गया तो टैक्स बढ़ जाएगा। ऐसे ही तो समझते आए हम। तो इट्स यहाँ से बहुत क्लियर है, यहाँ से बहुत क्लियर है कि जो हम टैक्सेस पे करते हैं बिजनेस में वो नेट प्रॉफिट पे करते हैं, ना कि इनकम पे। इनकम यानी सेल्स, हम सेल्स पे थोड़ी कर रहे हैं पे इनकम टैक्स, हम इनकम टैक्स पे करते हैं ऑन नेट प्रॉफिट। तो आप 30% ऑफ 40,000 का 30% ये पे करोगे टैक्स को। 40,000 जो उसका नेट प्रॉफिट है उसका 30% यानी कि 12,000 रुपए आप पे करेंगे इन द नेम ऑफ इनकम टैक्स। देखो अब आपने 2 बार टैक्स पे करा, एक जीएसटी के नाम पे 36,000 और एक इनकम टैक्स के नाम पे 12,000। किसी को कहीं ये तो नहीं लग रहा कि ये डबल टैक्सेशन हो गई? नहीं बेटे, दिस इज नॉट डबल टैक्सेशन।
हेलो अकाउंटेंट्स, वेलकम टू शार्प अप। मैं हूँ राधिका दुआ, आपकी मेंटोर फॉर जीएसटी सर्टिफिकेशन कोर्स। यहाँ पर हम आपको जीएसटी प्रैक्टिकली एंड कंसेप्चुअली दोनों तरीके से सिखाते हैं। मैं आज आपसे कुछ बातें करने वाली हूँ। पॉइंट नंबर 1, व्हाई डू यू नीड दिस जीएसटी कोर्स। पॉइंट नंबर 2, ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा इस कोर्स का। पॉइंट नंबर 3, मैम सिलेबस क्या है। एंड पॉइंट नंबर 4, why do I need to choose SharpUp? चलिए आइए पॉइंट नंबर 1 पे बात करते हैं। We know that accounting is incomplete without the knowledge of GST. बहुत सारे अकाउंटेंट्स वहाँ ये सोच रहे हैं कि GSTR 3B and 1 सीख लिया तो पूरा GST आ गया, जबकि ये दोनों तो सिर्फ 2 रिटर्न्स हैं। GST वर्ल्ड बहुत बड़ा है। Most of the accountants, they do not know from where to start and where to end. अब इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? हम चाहते हैं कि हम आपको कंसेप्चुअली प्लस प्रैक्टिकली दोनों तरीके से ट्रेन कर दे फॉर जीएसटी, एंड वी वांट टू मेक यू रेडी फॉर द रियल वर्ल्ड अकाउंटिंग। वी वांट टू मेक यू जॉब रेडी। मैम सिलेबस कैसा रहेगा? सिलेबस की बात करें तो देयर आर 35 सेशंस एंड 40+ आवर्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग। आइए मैं आपको अपनी वेबसाइट तक ले जाती हूँ। ये रहा मेरा जीएसटी कोर्स और यहाँ पर आप फ्री डेमो अवेल कर सकते हैं। और सेशन वाइज पूरे जीएसटी सिलेबस को देख सकते हैं। अब बात करें कि मैम हमें क्यों शार्पअप चूज करना चाहिए, सो लेट मी टेल यू दैट शार्पअप हैज ऑलरेडी ट्रेन्ड 1000+ अकाउंटेंट्स आउट देयर। हम लोग आपको लाइफ टाइम एक्सेस दे रहे हैं। क्या सर्टिफिकेशन मिलेगी? यस, कंप्लीशन पे आपको सर्टिफिकेशन भी मिलेगी। साथ ही साथ एक इजी लैंग्वेज में हिंदी प्लस इंग्लिश आपको ये पूरा कोर्स अवेल किया जा रहा है। यहाँ पर आपको 40+ आवर्स ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलने वाली है। सो देर किस बात की है? गो हेड एंड एनरोल योरसेल्फ। Thank you for your time today and I'm looking forward to meet you all in this enriching class. Now some might think that this is double taxation, but it is not double taxation as the purpose is different at both stages. दोनों stages पे ना अलग-अलग purpose है tax collect करने का। क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ था so that आप अपनी वेल्थ को accumulate ना कर ले। इनकम टैक्स क्यों इंट्रोड्यूस हुआ? इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ, आप इनकम कमा रहे हैं और इस इनकम को आप इकट्ठा करे जा रहे हैं और गवर्नमेंट को कुछ भी पेमेंट नहीं कर रहे। गवर्नमेंट को आप कुछ भी पेमेंट नहीं कर रहे हैं और सारी इनकम आपके पास आपकी जेब में इकट्ठी होती जा रही है। इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से जो अमीर है वो और अमीर हो जाएगा और जो गरीब है वो और गरीब हो जाएगा, राइट? क्योंकि जो अमीर है उसको तो कोई टैक्स ही नहीं देना पड़ रहा, वो सारा का सारा वेल्थ अक्यूमुलेट कर रहा है। और पब्लिक, देखो, जब आप इनकम कमा रहे हो तो आप सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज कर रहे हो, राइट? जब आप इनकम कमा रहे हैं आप सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं। तो अगर आप सोसाइटी से चीजें ले रहे हो तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू शुड गिव बैक टू द सोसाइटी, राइट? तो आप कैसे गिव बैक करोगे सोसाइटी को? यू विल पे अ टैक्स फ्रॉम योर इनकम टू द गवर्नमेंट हु विल इन फैक्ट हेल्प द सोसाइटी, हु विल इन फैक्ट हेल्प द पब्लिक एट लार्ज। ऐसी तो होगा, राइट? सो और जीएसटी का क्या पर्पस था? जीएसटी का पर्पस था कि जैसे ही सप्लाई होए, सप्लाई पे इकट्ठा कर लो टैक्स। सो दोनों का पर्पस ही अलग है, इसलिए डबल टैक्सेशन नहीं हुआ है, ठीक है? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। आपकी सेल्स हुई 40 लाख रुपीस की, आपकी सेल्स हुई है 40 लाख रुपीस की और आपके पास ये सारे एक्सपेंसेस हो गए। 4 लाख रुपए का एक्सपेंस एक हो गया, 2 लाख का एक, 3 लाख का एक, 7 लाख का एक और 2 लाख का एक। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, कैलकुलेट जीएसटी निकालो और इनकम टैक्स निकालो। अज्यूमिंग जीएसटी का रेट है 18% और इनकम टैक्स का रेट है 10%। टेक अ पॉज मी हियर एंड देन कैलकुलेट। आप करोगे ये कैलकुलेट, मैं ये कैलकुलेट नहीं करूंगी, आप कैलकुलेट करोगे। बताओ जीएसटी कितना पे करना है मुझे यहाँ और इनकम टैक्स कितना पे करना है। टेक अ
Pause for 2 minutes. I'm giving you 2 minutes exactly. And then tell me क्या होगा यहाँ. हाँ जी, तो कर लिया आपने सॉल्व. चलिए जल्दी से मैं बता देती हूँ आपको. जीएसटी की डेफिनेशन क्या कह रही है? जीएसटी कह रहा है सप्लाई होगी किस चीज की, या तो गुड्स की या सर्विसेज की या दोनों की, राइट. तो कितने की सप्लाई हो रही है? सप्लाई हो रही है 40 लाख रुपए की. 40 लाख रुपए की सप्लाई है. सेल्स लिखा है, सेल्स यानी सप्लाई हो रहा है, राइट. 40 लाख का सप्लाई है. सप्लाई पे डायरेक्टली क्या लगा दो? जीएसटी. तो 40 लाख पे 18% जीएसटी लगा दो. कितना आएगा? 40 लाख का 18% कितना आता है? 7,20,000 रुपए. 7,20,000 रुपीज इज माई जीएसटी. अब कह रहे हैं इनकम टैक्स भी निकालो. ठीक है, 40 लाख की सेल हुई थी. याद करो, पीएनएल याद करो हमेशा. टैक्स किस पे आता है? नेट प्रॉफिट पे, राइट. सेल्स हुई थी 40 लाख की, उसमें से सारे एक्सपेंसेस माइनस कर दो. कितना बचेगा? 40 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 7 माइनस 2 कम्स टू 22 लाख. अब इस 22 लाख पे आप 10% जीएसटी इनकम टैक्स भरेंगे. दैट इज 2,20,000 रुपीज आप एज इनकम टैक्स भरोगे. तो आपने दो तरीके का टैक्स पे करा है. एक आपने जीएसटी पे करा है 7,20,000 का, और एक आपने इनकम टैक्स पे करा है 2,20,000 का, राइट. इज दैट क्लियर? अब आप समझ पा रहे हैं कि जीएसटी किस पे लगाना है और इनकम टैक्स किस पे लगाना है, राइट. चलिए अब मैं जीएसटी एक्ट 2017 जब पढ़ना चाहूंगी. सो व्हेन वी स्टडी जीएसटी एक्ट 2000 स्टडी, वी हैव टू स्टडी 5 एक्ट्स. हमें 5 एक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे. क्या क्या है वो एक्ट्स? हमारे पास पहला एक्ट है सीजीएसटी एक्ट, मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट. देन एसजीएसटी एक्ट यानी स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, आईजीएसटी एक्ट, यूडीजीएसटी एक्ट एंड जीएसटी सेस एक्ट 2017. अब इन सबको मोटा मोटा मैं आपको बताती हूँ. मोटा मोटा सीजीएसटी एक्ट में ये सब कुछ कवर्ड है. एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस. एसजीएसटी एक्ट और सीजीएसटी एक्ट तो आपस में डुप्लीकेट्स है, ये एक दूसरे की रेप्लिका है, ठीक है. और आईजीएसटी एक्ट में मेजरली लिखा है कि जो सीजीएसटी बोल रहा है वैसा फॉलो कर लो. यूटीजीएसटी एक्ट और एसजीएसटी एक्ट भी बिल्कुल सेम है. अब देखो, 1 इज इक्वल्स टू 2 एंड 3 इज इक्वल्स टू 1, 4 इज इक्वल्स टू 2. तो आप देखो, जब 1 इज इक्वल्स टू 2, 3 इज इक्वल्स टू 1, 4 इज इक्वल्स टू 2, तो क्या मैं ये नहीं बोल सकती कि 1 इज इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू 3 इज इक्वल्स टू 4? सब कुछ एक जैसा ही तो है. ऐसा ही तो है सब. आप एक पढ़ लो, सब कुछ कवर हो जाएगा. बस सेस में थोड़ा सा अलग दिए चीजें, वो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, राइट. सो दैट इज व्हाई हम सीजीएसटी एक्ट लेके चलते हैं हमेशा. तो जब आप जीएसटी पढ़ोगे तो आपको ये 5 चीजें पढ़नी पड़ेंगी. अब मैं इससे पहले आपको बताऊं कि जीएसटी में क्या है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जीएसटी से पहले क्या था. ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ? ताकि आपको जीएसटी की इंपॉर्टेंस समझ आए, आपको समझ आए कि जीएसटी आने से पहले क्या हो रहा था जो हमें प्रॉब्लम दे रहा था, इसलिए हम जीएसटी लेके आए, और कैसे जीएसटी ने उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर लिया. सो दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट कि हम जाने कि जीएसटी से पहले क्या चल रहा था. अब ऐसे भी बहुत सारे ऐसे गुड्स देख लिया हमने, अभी ऊपर देखे थे ना गुड्स की डेफिनेशन में, जो अभी नहीं कवर्ड है जीएसटी में. तो जो कुछ जीएसटी में नहीं कवर्ड, वो तो पुराने डिजाइन में ही चल रहा होगा. इसका मतलब कोई सा टैक्स तो चल रहा होगा उनके ऊपर, राइट. तो वो कैसे वर्क करता था, नाउ लेट मी टेल यू दैट, ठीक है. तो जीएसटी आने से पहले क्या था? जीएसटी आने से पहले देयर वाज एक्साइज ऑन मैन्युफैक्चरिंग. देखो क्या हो रहा था, ऐसे लेके चलो. एक मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, वो देता है किसको? होलसेलर को, जो देता है आगे ट्रेडर को अपने गुड्स, और जो देता है आगे कस्टमर को, राइट. ऐसे ही चलता है. अब कह रहे हैं मैन्युफैक्चरर जब भी कुछ भी मैन्युफैक्चर करेगा तो उसको क्या देना पड़ेगा? एक्साइज देना पड़ेगा. और एक्साइज पे करा क्यों? क्योंकि आपने कुछ मैन्युफैक्चर करा था ना, आपने रिसोर्स यूज करे सोसाइटी के, तो उसके लिए एक्साइज दे दो, ठीक है. अब कह रहे हैं वैट भी देना ऑन सेल्स. प्रीवियसली हम इसको बोलते थे सेल्स टैक्स, कि आपने कुछ सेल करने लगे ना. हाँ, मैंने यहाँ सेल्स करी है, मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को सेल करी थी. जैसी ही सेल करी तो क्या लग जाएगा? वैट, ठीक है. अब हो सकता है कि होलसेलर भी आगे ट्रेडर को सेल कर रहा है ना, तो उसको भी देना पड़ेगा वैट. ट्रेडर भी आगे कस्टमर को सेल कर रहा है, तो उसको भी क्या देना पड़ेगा? वैट. अब ऐसा भी हो सकता है ना कि होलसेलर और ट्रेडर दोनों अलग अलग स्टेट में हो सकता है. होलसेलर दिल्ली में बैठा है और जो ट्रेडर है वो उत्तराखंड में बैठा हो,
पॉसिबिलिटी है ना। तो कह रहे हैं कि अगर आपने इंटर स्टेट सेल्स कर दी ना, इंटर मतलब दो स्टेट्स के बीच में, अगर आपने इंटर स्टेट सेल्स कर दी ना, आपको साथ में सीएसटी भी देना पड़ेगा, मतलब सेंट्रल सेल्स टैक्स, सीएसटी ऑन इंटर स्टेट सेल्स। ठीक है, कह रहे हैं ऐसा भी तो हो सकता है जो ट्रेडर है वो कस्टमर को गुड्स तो दे ही रहा है, साथ में कुछ सर्विसेज भी देता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो ट्रेडर है वो फ्रिज बेचता है, राइट, रेफ्रिजरेटर बेचता है वो, तो जैसी गुड्स की सेल करोगे क्या लगेगा, वैट, राइट। अब कह रहे हैं कि हम साथ में ना एक वारंटी की सर्विस भी देते हैं, हम एक वारंटी भी सेल करता है, ये ट्रेडर एक वारंटी भी सेल करता है, जिसमें वो कहता है कि अगर आपके विद इन 5 इयर्स कुछ भी प्रॉब्लम आएगा तो मैं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसिंग कराऊंगा, उसकी सर्विसिंग मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगा। हमने कहा ठीक है, तो मतलब क्या बेचा ट्रेडर ने, सर्विस भी बेची ना, सर्विस बेची तो उस पे सर्विस टैक्स भी लगेगा। जब गुड्स बेच रहे थे तो वैट लगा था, जब गुड्स बेच रहे थे तो क्या लगा था, वैट। अब सर्विसेज बेच रहे हो तो क्या लगेगा, सर्विस टैक्स। यहाँ लिख लेती हूँ मैं, ठीक है। एक लग्जरी टैक्स भी लगता था, जो अक्सर किस पे लगता था, एग्जाम्पल कार्स, कार खरीदी आपने, लग्जरी स्टफ लिया है तो लग्जरी टैक्स भी दो, मूवी देखने आए हो तो एंटरटेनमेंट टैक्स भी दो। ऐसे ही बहुत सारे टैक्स थे, बहुत सारे, कुल मिला के कुछ 17 टैक्स थे जिनको हमने जीएसटी में मर्ज करा। आप देखो, आप यहाँ पे ध्यान से देखो, क्या आपको ऐसे नहीं लग रहा कि हर लेवल पे बहुत सारे अलग अलग टैक्सेस लगे जा रहे हैं और टैक्स पे टैक्स लगे जा रहा है जिसका मुझे कोई बेनिफिट भी नहीं मिल रहा, राइट। सो दैट वाज अ बिग प्रॉब्लम। ऐसे अलग अलग नाम से बहुत सारे टैक्स थे जो बहुत सारे लेवल्स पे लगे जा रहे थे। उससे क्या हो रहा था, अल्टीमेटली जो प्राइस था कस्टमर के लिए वो बहुत हाई हो जाता था और सारा बर्डन किसको उठाना पड़ा, सारा बर्डन हमारे कस्टमर पे पड़ गया क्योंकि प्राइस इतना हाई हो गया, उसको कोई बेनिफिट ही नहीं मिल रहा। तो जीएसटी से पहले बहुत सारे टैक्सेस थे, कुल मिलाकर कुछ 17 टैक्सेस थे जिनको हमने जीएसटी में मर्ज कर लिया, ठीक है। अब मैं देखती हूँ, प्रैक्टिकली देखती हूँ कैसे वर्क करता था। कह रहे हैं पहले एक मैन्युफैक्चरर है, वो सेल्स करेगा किसको, डिस्ट्रीब्यूटर को, जो सेल्स करेगा होलसेलर को, जो सेल करेगा रिटेलर को, जो अल्टीमेटली सेल करेगा हमारे अल्टीमेट कस्टमर को। अल्टीमेट कंज्यूमर जो है हमारा, जो कंज्यूम कर रहा है उसे प्रोडक्ट, अल्टीमेट कंज्यूमर का मतलब है कंज्यूमर यानी वो जो अपने पर्सनल यूज के लिए उसे कंज्यूम करेगा, मतलब वो आगे उसको रीसेल नहीं करेगा, वो उसको कंज्यूम कर लेगा अल्टीमेटली। कंज्यूम मतलब खाना नहीं, मतलब यूज करना, यू यूज दैट गुड और सर्विस, राइट। अब मैन्युफैक्चरर ने अपना सेल्स, मैं इसको ना थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ सो दैट इट इज मोर विजिबल टू यू, ठीक है। अब मैन्युफैक्चरर ने 1 लाख रुपीस का सेल्स प्राइस रखा। मैं 1 लाख रुपए में बेचूंगा और उसमें ऑलरेडी एक्साइज इंक्लूडेड थी, मान लो 95,000 का था वो और 5,000 की एक्साइज थी, ठीक है। तो 1 लाख रुपए का उसने सेल्स प्राइस रखा। अब मुझे पता है मैंने आपको अभी यहाँ ऊपर सिखाया कि सेल्स टैक्स लगता था पहले, जैसे ही सेल्स करोगे सेल्स टैक्स लग जाएगा। सेल्स टैक्स किस पे लगेगा, सेल्स वैल्यू पे। सेल्स वैल्यू क्या, 1 लाख रुपए, कितने का सेल्स टैक्स लगा, 10,000 रुपए का। टोटल प्राइस क्या हो गया, 1,10,000 रुपए। जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसके लिए परचेज प्राइस कितना हुआ, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए परचेज प्राइस हुआ 1,10,000 रुपीज, राइट। कह रहा है मैं उस पे वैल्यू एडिशन करूंगा 10,000 की, मतलब मैं 10,000 का प्रॉफिट रखूंगा। डिस्ट्रीब्यूटर कह रहा है मैं 10,000 का प्रॉफिट रखूंगा, उसका परचेज प्राइस क्या है, 1,10,000, उसमें वो 10,000 का प्रॉफिट रखेगा, यानी उसका सेल्स प्राइस हो गया अब 1,20,000, मतलब 1,10,000 प्लस 10,000 आपका जो उसने वैल्यू एडिशन करी है, मतलब वैल्यू एडिशन मतलब जिसपे वो प्रॉफिट कमाएगा, तो उसका सेल्स प्राइस क्या हो गया, 1,20,000। हमें पता है सेल्स टैक्स लग जाता है ऑन सेल्स, जीएसटी से पहले ऐसे हो रहा था कि सेल्स टैक्स लग रहा था, जैसे ही सेल्स करोगे वैसे ही टैक्स देना। सेल्स और टैक्स कितने अमाउंट पे, जितने की सेल्स करी है उस पे। तो 1,20,000 पे 10%, 12,000। टोटल प्राइस क्या हो गया, 1,32,000। जो होलसेलर है उसको क्या परचेज प्राइस पड़ा, उसको परचेज प्राइस पड़ा 1,32,000, राइट। और उसने सोचा मन में कि मैं तो 18,000 रुपए का प्रॉफिट लेके जाऊंगा आज घर, 18,000 रुपए का प्रॉफिट लेके जाऊंगा, तो उसके लिए सेल्स प्राइस कितनी हो गई, उसके लिए सेल्स प्राइस हो गई 1,32,000
प्लस 18,000 दैट इज 1,50,000। कितने की सेल्स कर रहा है वो? 1,50,000 की। 1,50,000 पे 10% निकालो, कितना आएगा? 15,000। तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 1,65,000, राइट। अभी जो 1,65,000 है वो रिटेलर के लिए परचेज प्राइस हो गया। कितना हो गया परचेज प्राइस? 1,65,000। अब रिटेलर ने भी सोचा यार 15,000 का प्रॉफिट तो मैं भी घर लेके जाऊं, तो उसके लिए सेल्स प्राइस कितना हो गया? 1,65,000 प्लस 15,000, तो टोटल सेल्स प्राइस हो गया उसके लिए 1,80,000। अब सेल्स टैक्स कर रहा है, कह रहा है टैक्स सेल्स कर रहे हो, चलो टैक्स दे दो जल्दी से। कितना? सेल्स प्राइस का 10%, मतलब 1,80,000, 18,000। टोटल प्राइस क्या बना? 1,98,000, जो कि परचेज प्राइस बन गया किसके लिए? हमारे अल्टीमेट कंज्यूमर के लिए, हमारे कस्टमर के लिए परचेज प्राइस कितना बन गया? 1,98,000। ध्यान दो, 1,00,000 रुपए की चीज थी जो मैन्युफैक्चरर से बनी, और कस्टमर के पास कितने में पहुंची? कस्टमर के पास वो पहुंची 1,98,000 रुपीज में। 1,98,000 रुपीज में आप देखो, हर पॉइंट पे जितना वैल्यू एडिशन हो रहा है, देखो 1,00,000 रुपए पे तो ऑलरेडी टैक्स लग चुका था। 1,00,000 रुपए पे ऑलरेडी 10,000 रुपीज का टैक्स लग चुका था। बट जब हम डिस्ट्रीब्यूटर पे गए, डिस्ट्रीब्यूटर पे आउट ऑफ 1,20,000, 1,00,000 रुपए पे तो ऑलरेडी टैक्स लग चुका था। उसने सिर्फ 10,000 का एडिशन करा, उसने सिर्फ 10,000 रुपए का इनकम एक्स्ट्रा कमाई, तो कायदे से तो सिर्फ 10,000 पे और टैक्स लगना चाहिए था। 10,000 पे 10% का टैक्स मतलब 1,000 रुपए, राइट। इतना ही तो टैक्स लगना चाहिए था। बट अंडर सेल्स टैक्स ऐसा नहीं था, ऐसा प्रोविजन नहीं था। वहां बोला गया कि जितने भी तुम सेल्स करोगे उसकी टोटल सेल्स प्राइस पे टैक्स दे देना। दिस वाज द कैस्केडिंग इफेक्ट। ऑलरेडी 1,00,000 रुपए में मैं टैक्स दे चुकी हूँ, ऑलरेडी 1,00,000 रुपए में मैं टैक्स दे चुकी हूँ। अब मुझसे वापस से 1,20,000 पे टैक्स क्यों ले रहे हो? मैं ऑलरेडी 1,00,000 रुपए पे 10,000 का टैक्स दे चुकी थी। अब जितना मैं वैल्यू एडिशन कर रही हूँ, मैं सिर्फ 10,000 रुपए का वैल्यू एडिशन कर रही हूँ ना, मैं सिर्फ 10,000 रुपए पे वैल्यू एडिशन कर रही हूँ, मुझसे सिर्फ 10,000 रुपए पे टैक्स लो। बट नहीं, डिपार्टमेंट ने बोला कि पूरा 1,20,000 पे टैक्स दो। जब 1,20,000 में से ऑलरेडी 10,000 पे टैक्स, मैं 1,00,000 रुपए पे टैक्स दे चुकी थी, जितना डिफरेंस था सिर्फ उस पे टैक्स लेना चाहिए था ना। बट आपने तो मुझसे ऑलरेडी एक अमाउंट पे टैक्स ले लिया, उस अमाउंट पे फिर से टैक्स ले रहे हो। सो दिस इज टैक्स ऑन टैक्स। इसको मैं बोलती हूँ कैस्केडिंग इफेक्ट। क्या बोलती हूँ मैं इसको मैं बोलती हूँ दैट दिस इज कैस्केडिंग इफेक्ट। टैक्स ऑन टैक्स लग रहा है, टैक्स पे फिर से टैक्स लगा रहे हो आप मुझसे फिर से टैक्स पे टैक्स लिए जा रहे हो, जो ऑलरेडी मैं एक बार ही दे चुकी हूँ, आप फिर से मुझसे टैक्स ले रहे हो। सो दिस इज हाउ अल्टीमेटली कंज्यूमर के ऊपर सारा बर्डन आ रहा था, इतना प्राइस हाई हो गया था सेल्स टैक्स में, राइट। That is why there was a need to introduce a better regime than sales tax, and there were tax at multiple stages in different names. अलग अलग चीज का अलग अलग नाम से तुम मुझसे टैक्स लिए जा रहे हो। मैंने सर्विस दे दी, सर्विस टैक्स दे दिया। मैंने गुड सेल कर दी, मुझसे सेल्स टैक्स ले लिया। मैंने इंटर स्टेट सप्लाई कर ली, सीजीएस, आपने मुझसे सीएसटी ले लिया। मैंने कुछ प्रोड्यूस कर दिया, मैन्युफैक्चर कर दिया, तो आपने मुझसे एक्साइज ले लिया। आप तो मुझसे टैक्स ही लिए जा रहे हो, रुक ही नहीं रहे। सो टू ओवरकम दिस, हमने एक रिजाइम लाए which was better than sales tax. We came to VAT, and VAT also had its own problems. That is why we came up with GST, goods and services tax. कह रहे हैं चाहे गुड्स खरीदो चाहे सर्विसेज खरीदो, सब पे एक ही टैक्स लगेगा। ऐसे नहीं कि अगर गुड्स बेचा तो उस पे सेल्स टैक्स लगा दो, वैट लगा दो, और अगर सर्विसेज बेची तो उस पे सर्विस टैक्स अलग से लगाना, नहीं, ऐसा नहीं। हम कह रहे हैं आप गुड्स बेच रहे हो या सर्विसेज बेच रहे हो, एक ही टैक्स लगेगा, दैट इज जीएसटी। सो दैट इज व्हाई हमें इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, कैस्केडिंग इफेक्ट लगा जा रहा था, टैक्स पे टैक्स दिए जा रहे थे हम। दैट इज व्हाई वी केम अप विद जीएसटी। Hello accountant, welcome to Sharp Up. I am CA Deepika Bansal,
योर मेंटोर फॉर द इनकम टैक्स कोर्स, जहाँ पर हम पढ़ेंगे इनकम टैक्स को कॉन्सेप्चुअली एज वेल एज प्रैक्टिकली। आज मैं अपनी इस वीडियो में आप सबके साथ 4 पॉइंट्स को डिस्कस करने वाली हूँ। नंबर 1, इनकम टैक्स कोर्स को करना क्यों ज़रूरी है। नंबर 2, कोर्स के क्या ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं। नंबर 3, कोर्स की क्या सिलेबस कवरेज होगी। एंड नंबर 4, व्हाई शुड यू चूज शार्पअप फॉर द इनकम टैक्स लर्निंग। कमिंग टू फर्स्ट पॉइंट, इनकम टैक्स कोर्स को करना क्यों ज़रूरी है। आप किसी भी कंपनी के, फर्म के या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स को बिना इनकम टैक्स की नॉलेज के हैंडल नहीं कर सकते। दैट्स वाई इनकम टैक्स कोर्स को करना ज़रूरी है। फर्दर बहुत सारे अकाउंटेंट्स ये सोचते हैं कि TDS के प्रोविजंस को पढ़ लेना ही इनकम टैक्स के प्रोविजंस को पढ़ना है, बट ऐसा नहीं है। TDS के प्रोविजंस इज जस्ट वन ऑफ द पार्ट ऑफ द इनकम टैक्स कोर्स। फर्दर बहुत सारे अकाउंटेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि इनकम टैक्स की लर्निंग को कहाँ से शुरू करना चाहिए, कहाँ से करना चाहिए और कहाँ तक करना चाहिए। कमिंग टू सेकेंड पॉइंट कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव विद दिस कोर्स। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव इस कोर्स को लॉन्च करने का आप लोगों को कॉन्सेप्चुअली एज वेल एज प्रैक्टिकली ट्रेन करना है एंड आप लोगों को प्रिपेयर करना है फॉर द रियल वर्ल्ड इनकम टैक्स कंसल्टेंसी के लिए एंड फॉर द जॉब्स, वेल पेइंग जॉब्स। कमिंग टू द थर्ड पॉइंट कि इस सिलेबस की क्या कवरेज रहने वाली है। हमने इस कोर्स को टोटल 45 सेशंस में इंक्लूड किया है, जहाँ पर आप लोगों को मिलेगा मोर देन 70 आवर्स की कम्प्रिहेंसिव लर्निंग कॉन्सेप्चुअली एज वेल एज प्रैक्टिकल। चलिए तो अब वेबसाइट पर चलते हैं और इनकम टैक्स की कोर्स को दिखाते हैं। तो दिस इज़ आवर इनकम टैक्स कोर्स। फर्दर कुछ डेमो वीडियोज़ भी है। एंड यू कैन सी कि किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में पूरे इनकम टैक्स कोर्स को हमने सेशन वाइज डिवाइड किया है सो दैट यू कैन ईजिली स्टार्ट योर क्लासेस। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि व्हाई शुड यू चूज शार्पअप फॉर द इनकम टैक्स लर्निंग। नंबर 1, we have already created more than 1000 accountants in India. We provide more than 70 hours comprehensive learning conceptually as well as practically. Lifetime आपको एक्सेस मिलता है इस कोर्स का। बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल कोर्स है। 3 days नो क्वेश्चन आस्क रिफंड पॉलिसी एंड कंप्लीट करने पर आप लोगों को कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिलेगा। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू इन दिस career building opportunity with SharpUp. Thank you so much. तो क्या क्या टैक्सेस हैं जो सब्स्यूम हो गए जीएसटी में। देखो, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ टैक्सेस। सेंटर भी अपने टैक्स लगाती है, स्टेट भी अपने टैक्स लगाती है और यूटी भी अपने टैक्स लगाती है। स्टेट और सेंटर दोनों अपने अपने टैक्स लगाते हैं। मतलब देख, जब इलेक्शन होता है तो एक पार्टी होती है जो सेंटर में आती है। सेंटर मतलब जो बहुमत से पूरे देश में पूरे इंडिया में जिसकी सरकार बनती है। फॉर एग्जांपल अभी किसकी चल रही है, बीजेपी। तो ये हो गया हमारा सेंटर। सेंटर में कौन बैठा है, बीजेपी, ठीक है। और एक होता है स्टेट। हमारे पास बहुत सारी स्टेट्स हैं और हर स्टेट के अपने अपने इलेक्शंस होते हैं। तो हर स्टेट में अलग अलग लोग जीतते हैं। जैसे दिल्ली में इस वक्त कौन जीता हुआ है, बीजेपी। पंजाब में कौन जीता है, उत्तराखंड में कौन जीता है, बिहार में कौन जीता है, एटसेट्रा, राजस्थान में कौन जीता है, एटसेट्रा। हर स्टेट में कोई अलग अलग इंसान या फिर कोई एक इंसान जीता हुआ होगा, राइट। वो डिपेंड करता है उस स्टेट में उस पर्टिकुलर पार्टी को कितने वोट्स मिले हैं, राइट। तो अब क्या हो रहा है, जो भी आप टैक्स कलेक्ट करते हो, कुछ टैक्स है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कलेक्ट करने की किसको मिली हुई है, सेंटर को। वो सारा रेवेन्यू कलेक्ट होके किसके पास जाएगा, सेंटर के पास जाएगा। और कुछ टैक्सेस है जिनका सारा पैसा कलेक्ट होके उसकी स्टेट के पास जाएगा, ठीक है। तो सेंटर के पास क्या क्या टैक्सेस थे, सेंटर के पास जो टैक्सेस थे और जो अब सब्स्यूम हो चुके हैं जीएसटी में, वो है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, CED, एक्साइज ड्यूटी, यानी कि जो सेंटर में थी वो हो गई। एडिशनल ड्यूटीज ऑन एक्साइज मतलब ADE, एक्साइज ड्यूटी लेवीड ऑन मेडिसिनल एंड टॉयलेटरी प्रिपरेशन एक्ट मतलब एक्साइज बेसिकली।
फिर एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम यानी एसीडी, कस्टम भी कहाँ इंक्लूड हो गया, जीएसटी में। एक्साइज इंक्लूड हो गया, कस्टम इंक्लूड हो गया। सर्विस टैक्स भी अब कहाँ चला गया, जीएसटी में आ गया। और जितने भी सरचार्ज एंड सेस थे रिलेटेड इनसे, ये सारे कहाँ चले गए, अब जीएसटी में चलेगा। स्टेट वालों से भी हमने कहा भाई तुम भी कुछ टैक्सेस ना अब इंक्लूड कर दो जीएसटी में ही। तो स्टेट वालों ने हमें क्या क्या टैक्सेस दिए, उन्होंने हमें दिया वैट टैक्स, वैट या सेल्स टैक्स जिसको बोलते हैं, उन्होंने हमें वो दिया, स्टेट का वैट या सेल्स टैक्स। सेंट्रल का भी सेल्स टैक्स जो स्टेट के पास था वो भी उन्होंने दे दिया। परचेज टैक्स भी उन्होंने दे दिया। एंटरटेनमेंट टैक्स अदर देन लिविड ऑन बाय लोकल अथॉरिटी, अगर कोई लोकल अथॉरिटी लगा रही है टैक्स वो अलग बात है, बाकी सारा एंटरटेनमेंट टैक्स किसका था, स्टेट का था, उसने भी जीएसटी में इसको मर्ज कर दिया। लग्जरी टैक्स मतलब अब ये सारे टैक्सेस नहीं लगेंगे, इन सब की जगह क्या लगेगा, जीएसटी। एंट्री टैक्स, टैक्स ऑन लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग एंड सरचार्जेस, ये सब कुछ कहाँ चला गया, अब ये सारी चीजें सबस्यूम हो गई जीएसटी में। ठीक है, अब कुछ कुछ टैक्सेस हैं जो अभी भी नॉट सबस्यूम्ड इन टैक्स, जीएसटी है, अभी भी कुछ कुछ टैक्सेस हैं जिनको जीएसटी में नहीं लाया गया है, जैसे कि स्टैम्प ड्यूटी, आप रियल एस्टेट बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, उस पर स्टैम्प ड्यूटी लगती है, वो अभी भी लगती है। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, ये अभी भी लगती है। एक्साइज ड्यूटी ऑन अल्कोहल, याद करो मैंने कहा अल्कोहल, लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ये कभी भी नहीं आएगा जीएसटी के एम्बिट में, बताया था ना, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन कभी नहीं आएगा जीएसटी के एम्बिट में। पता है क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अल्कोहल पे लगता है एक्साइज ड्यूटी, और एक्साइज किसके पास जाता है, एक्साइज ड्यूटी किसके पास है, देखो जल्दी देखो, एक्साइज ड्यूटी किसके पास है, एक्साइज ड्यूटी एक्चुअली स्टेट के पास है। एक्साइज ड्यूटी ऑन अल्कोहल एक्चुअली स्टेट के पास है, मतलब जो पर्टिकुलर स्टेट में भैया वो सेल होगी वही लोग रखेंगे उसे, क्योंकि अल्कोहल इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, मतलब आप बताओ जब कोविड आ गया था सब कुछ बंद हो गया था, हम सबकी जिंदगी बंद हो गई थी, वी वर एट पॉज राइट, पर एक चीज जो जब भी बिक रही थी तब भी बिक रही थी, गवर्नमेंट ने खुद स्कीम निकाली थी दैट वी विल सप्लाई लिकर टू योर होम इवन ड्यूरिंग कोरोना, इवन ड्यूरिंग कोविड, क्योंकि एक सेल, सब कुछ सेल्स, पूरी मार्केट रुक गई थी भाई, पूरी मार्केट नीचे हो गई थी, बट एक डिपार्टमेंट जो नहीं नीचे हुआ था वो था शराब, अल्कोहल, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, डेली पैसेंजर जो थे पीने वाले वो रोज पी रहे थे भाई। सो इतना बड़ा ये रेवेन्यू है स्टेट के लिए, वो कभी भी इसे गिव अप नहीं करेगा, तो इसलिए उसने बोला कि मैं सब कुछ देने को तैयार हूं, बट अल्कोहल पे जो एक्साइज ड्यूटी लगती है उसको मैं कभी भी जीएसटी में सबस्यूम नहीं करूंगी, उसको उन्होंने डेफिनेशन में ही डाल दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल डेफिनेशन में ही डाल दिया। कस्टम भी जो लगता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, उसको भी हमने, जो बेसिक है सिर्फ बीसीडी जो है, मतलब बेसिक कस्टम ड्यूटी, एडिशनल वाली नहीं, सिर्फ बेसिक, उसको भी हमने अभी तक जीएसटी में सबस्यूम नहीं करा है। और जितना भी पेट्रोल और डीजल पे एक्साइज लगता है, पेट्रोल एंड डीजल पे जितना भी एक्साइज लगता है उसको भी हमने अभी जीएसटी में इंक्लूड नहीं करा है। याद करो, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, हर चीज के पीछे एक रीजन है, क्यों रखा था हमने पेट्रोल डीजल को नॉन टैक्सेबल सप्लाई में, कह रहे थे लगाएंगे फ्यूचर में लगाएंगे, फ्यूचर में हम इस पे जीएसटी लगाएंगे, पर अभी नहीं लगा, क्योंकि अभी इस पे क्या लग रहा है, अभी इस पे एक्साइज ड्यूटी लग रही है, समझ गए, जो एक्साइज ड्यूटी है पेट्रोल डीजल पे उसको भी हमने जीएसटी में अभी सबस्यूम नहीं करा है। ओके चलिए मैं आपको बताती हूँ, इंडिया में ड्यूअल मॉडल इंट्रोड्यूस किया गया था। देखो सेंटर एक है, स्टेट 28 है और यूटी 7 है हमारे पास। इसेंशियली तो सारी की सारी यूटी होती हैं, बट कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशली ऐसा बताया गया है कि यूटी वही होगी जहां पे स्टेट लेजिस्लेटर नहीं होगा, ठीक है। ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन ने यूटी की डेफिनेशन दी है, इसकी वजह से यूटी 7 है सिर्फ, और स्टेट हमारे पास कितनी है 28, और सेंटर कितना हमारे पास 1, ठीक है। अब जीएसटी कैसे इंप्लीमेंट हुआ इंडिया में, देखो एसेंशियली तो बहुत कुछ हुआ था 1990s में, बहुत सारी बातें आई, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्रपोज करा कि हम जीएसटी लेके आएंगे, देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वर हैपनिंग, आई डोंट वांट टू टेक यू इन द इंटीग्रिटीज ऑफ दैट, आई डोंट वांट टू टेक यू इन थ्योरी, इसलिए मैं सिंपली जंप करूंगी कि 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट आई
and under the leadership of PM Modi, GST was implemented in 2017. 2017 में GST आ गया और कुछ अग्रेसिव स्टेप्स लिए उन्होंने, जिसकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया और एक साथ 2017 को GST इंप्लीमेंट हो गया इंडिया में। कैसे हुआ था वो इंप्लीमेंट? क्योंकि लोकसभा में एक बिल पास करा गया 2015 में और राज्यसभा में 2016 में, और आफ्टर रेटिफिकेशन बाय मोर देन 50% ऑफ द हाउस, 50% ऑफ हाउस ने यस बोल दिया। इसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन में 101st अमेंडमेंट आई और हमने जीएसटी इंडिया में ले आए। अब अभी तक लड़ाई क्यों चल रही थी, क्यों नहीं ला पाए थे हम 2017 से? भाई मनमोहन सिंह हमारे इतने बढ़िया इकोनॉमिस्ट थे, इतने बढ़िया इकोनॉमिस्ट थे और वो भी नहीं ला पा रहे थे। अगर वो भी नहीं ला पा रहे थे जीएसटी, तो कोई प्रॉब्लम तो डेफिनेटली रही होगी ना कि क्यों नहीं आ पा रहा था जीएसटी इंडिया में। सो देयर वर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स दैट जीएसटी इंप्लीमेंटेशन वाज फेसिंग। क्या फाइट चल रही थी? देखो, पहली बात तो सेंटर और स्टेट लड़े जा रहे थे। कह रहे थे कौन कलेक्ट करेगा जीएसटी, कह रहे किसको मिलेगा जीएसटी का टैक्स, क्योंकि भाई हमने देखा अलग अलग लिस्ट थी और अलग अलग लिस्ट में डिफाइंड था कि किसको क्या टैक्स मिलना चाहिए और ये लोग अपना टैक्स गिव अप भी कर रहे थे, है ना। तो अब इनके बीच में लड़ाई हो रही थी कि कौन, हु विल कलेक्ट दिस जीएसटी, जो इतना बड़ा रेवेन्यू इकट्ठा होगा, क्योंकि हमने इतने सारे टैक्स गिव अप कर दिए हैं और उसके बदले क्या ले लिया है? जीएसटी। तो ये सारा का सारा पैसा मिलेगा किसको? तो वाज अ बिग फाइट हैपनिंग, राइट। तो सरकार ने बोला रुको जरा, सब्र करो, अगर कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। कह रहे हैं अगर कद्दू कटा तो सब में बटेगा, सेंट्रल वालों को भी मिलेगा, स्टेट वालों को भी मिलेगा, डोंट वरी। सो वहां पे आंसर निकला दैट जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, मतलब जिस स्टेट में सप्लाई हो रही होगी, मतलब जहां पे कंज्यूम होगा, वो वाले स्टेट को आपको रेवेन्यू दे दिया जाएगा। इसका सॉल्यूशन निकाला गया। कह रहे हैं इट वाज decided that it will be divided equally into state and center by making two laws, CGST बनाया और SGST बनाया। इसलिए मैंने आपको कहा कि ये बिल्कुल सेम है, क्योंकि अगर ये सेम नहीं होंगे तो लड़ाई करने लगेंगे फिर से स्टेट और सेंटर वाले। CGST मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और SGST मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। कह रहे अगर आप टैक्स कलेक्ट करोगे, अगर आप टैक्स यानी जीएसटी कलेक्ट करोगे, तो जितना भी जीएसटी कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। जितना भी जीएसटी कलेक्ट होगा उसका 50% जाएगा सेंटर को और 50% जाएगा स्टेट को। अब स्टेट वाले कहने लगे किस कौन सी स्टेट को जाएगा? भाई सेंटर तो एक ही है, सेंटर तो मैं पता है एक है, स्टेट इतनी सारी 28 स्टेट और 7 यूटी। कह रहे कौन सी स्टेट के पास जाएगा पैसे? कह रहे डोंट वरी, जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, मतलब जिस भी डेस्टिनेशन में जौन सी स्टेट में सप्लाई हो रही होगी, मतलब जो कंज्यूम करेगा, मतलब दिल्ली से हमने सप्लाई करी और राजस्थान तक सप्लाई हुई, मतलब मेरा जो सेलर है वो दिल्ली में बैठा है और जो मेरा बायर है, कंज्यूमर है, वो कहाँ बैठा है? राजस्थान में। तो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होने की वजह से किसको रेवेन्यू मिल जाएगा? स्टेट का 50% रेवेन्यू किसको मिल जाएगा? राजस्थान को मिल जाएगा। समझ आई आपको ये बात? ठीक है, चलो मैम, हम समझ गए कि कोई भी ट्रांजैक्शन हो, कोई भी, चाहे इंटर स्टेट चाहे इंट्रा स्टेट, कोई भी ट्रांजैक्शन होगी, अगर जीएसटी कलेक्ट हुआ तो आधा आधा बटेगा। हाँ चलो, दोनों खुश हो गए, सेंटर वाले भी खुश, स्टेट वाले भी खुश। कह रहे कौन पॉलिसी बनाएगा? दूसरी क्वेश्चन आया इनके पास कि भाई जब मेरा रेवेन्यू है तो मुझे ना पॉलिसी भी मुझे अपने हिसाब से बनानी चाहिए, राइट। दोनों, तो गवर्नमेंट ने कहा डोंट वरी, दोनों मिलके बनाओ पॉलिसी, भाई दोनों टुगेदर आओ एंड मेक पॉलिसीज, कम टुगेदर मेक पॉलिसीज। इन्होंने कहा चलो ठीक है। अब ये सब कुछ पॉसिबल कैसे हुआ? इतनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन तो हमने निकाल दिया, बट इसको अब देखो, ये हवा में बातें हो रही हैं सारी, ये सारी बातें ना हवा में हो रही थी। सब लोग बस लोकसभा में, राज्यसभा में बैठ के आपस में लड़ रहे थे और ये सॉल्यूशंस निकाल रहे थे। और हमें पता है कोई भी चीज इंडिया में तब तक नहीं आ सकती जब तक उससे रिलेटेड कोई लॉ ना हो, कोई बेसिकली एक्ट ना बना हो, तब तक आप उसे इंडिया में इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। तो ये सब कुछ पॉसिबल कैसे हुआ, इसको देखते हैं हम कि ये सब कुछ पॉसिबल कैसे हुआ। ये सब कुछ ऐसे पॉसिबल हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है आर्टिकल 265 में कि टैक्सेस नॉट टू बी इम्पोज्ड सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ।
कह रहे आप टैक्स को इम्पोज ही नहीं करते until unless it is saved by authority of law। मतलब जब तक कि आपको कोई अथॉरिटी नहीं देगा, लॉ में अगर अथॉरिटी नहीं है तो आप कोई भी टैक्स नहीं लगा सकते। ओ भाई ये तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई। अभी तक तो जीएसटी का नाम ही नहीं इंट्रोड्यूस हुआ था, तो वो तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होगा ही नहीं, वो तो किसी भी लॉ में ऑथराइजेशन उसकी है ही नहीं। और आर्टिकल 260 अगर हम जीएसटी ले आएंगे तो आर्टिकल 265 डायरेक्टली वायलेट हो जाएगा। अब एक और आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 245, ये कहता है इट एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू मेक लॉज। कह रहे पार्लियामेंट बना सकती है, पार्लियामेंट यानी सेंटर सेंटर सेंटर। कह रहे पार्लियामेंट को इन्होंने पावर दी है कि लॉ बना दो जो कि होल और एनी पार्ट टेरिटरी ऑफ इंडिया में हो सकता है, इंडिया के किसी भी हिस्से के लिए या पूरी इंडिया के लिए आप बना दो। और ये एम्पावर कर रहा है लेजिस्लेचर को, एम्पावर कर रहा है लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट मे मेक लॉ फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ स्टेट। कह रहे कि हमने सेंटर को पावर दी कि पूरे इंडिया के लिए आप कोई एक लॉ बना सकते हो। और हम स्टेट वाले रोने लग गए, तो स्टेट वालों को कहा रुको जरा सब्र करो, तुम्हारे को भी हम पावर देते हैं कि तुम पूरे स्टेट के लिए कोई सा भी लॉ बना सकते हो। हमने कहा चलो ठीक है। तो अब क्या हुआ, हमने इस वाले आर्टिकल का फायदा उठाया, आर्टिकल 245 का हमने फायदा उठाया और जीएसटी को हमने अथॉरिटी दी आर्टिकल 245 में, यानी कि सेंटर, पार्लियामेंट और स्टेट दोनों बनाएंगे। पार्लियामेंट और स्टेट यानी स्टेट, पार्लियामेंट यानी सेंटर, सेंटर एंड स्टेट दोनों मिलके जीएसटी बनाएंगे। और हम लेके आए आर्टिकल 246। क्या बोल रहा है आर्टिकल 240? हम लेके नहीं आए, आर्टिकल 246 पहले से था। आर्टिकल 246 कह रहा था कि सेंटर और स्टेट के बिटवीन की जो सब्जेक्ट्स हैं इनको ना तुम पहले ही डिवाइड कर लो। वो शेड्यूल 7 में दिए हुए हैं। लिस्ट 1 यूनियन की लिस्ट है, लिस्ट 2 स्टेट की लिस्ट है और लिस्ट 3 कॉन्करेंट की लिस्ट है। यूनियन की लिस्ट मतलब सेंटर की लिस्ट, स्टेट की लिस्ट यानी स्टेट की लिस्ट, और कॉन्करेंट लिस्ट मतलब जिसमें दोनों पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, डिफरेंट लिस्ट दी हुई थी हमें आर्टिकल 246 में। हमने कहा ठीक है, यूनियन की लिस्ट मतलब जिसमें पार्लियामेंट फैसला करेगा यानी सेंटर फैसला करेगा, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे कस्टम ड्यूटी कैसे लगेगी, सर्विस टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ सर्विसेज कैसे लगेगा, सीएसटी कैसे लगेगा, ये सारी बातें कहाँ लिखी थी? यूनियन लिस्ट में। स्टेट लिस्ट में स्टेट लेजिस्लेचर लेगा सारे फैसले, जैसे कि ओपीएम के कंजम्पशन पे, अल्कोहलिक लिकर पे, नैरोटिक ड्रग्स, वैट और ऑक्ट्राई, लोकल बॉडी, इन सब पे इनका जो एंट्री टैक्स वगैरह ये कौन कलेक्ट करेगा? ये स्टेट कलेक्ट करेगा। और कुछ एक कॉन्करेंट लिस्ट थी। कॉन्करेंट लिस्ट मतलब इसमें दोनों लोग मिलके इसके फैसले लेंगे। ठीक है, पावर टू मेक द लॉ, एग्जांपल एजुकेशन, वुमेन वेलफेयर एटसेट्रा, मतलब बेसिकली जिस पे कोई ध्यान नहीं देता उसका पावर किस पे? दोनों के पास है। ठीक है, अब इसमें भी एक और प्रॉब्लम थी, इसमें भी एक और प्रॉब्लम आ गई। क्या हुआ? अब सेंटर स्टेट ना लड़ने लग गए आपस में, सेंटर और स्टेट ना आपस में बहुत लड़ने लगे, वो हर एक चीज पे। अब देखो, तुमने देखा कि सर्विस टैक्स किसके पास है? सेंटर के पास। वैट किसके पास है? स्टेट के पास। सर्विस टैक्स मतलब सेल ऑफ सर्विस, वैट मतलब सेल ऑफ गुड्स, दोनों के पास अलग अलग लोगों के पास है, राइट? एक सेंटर के पास और एक स्टेट के पास। अब ना क्या हुआ, सिम कार्ड बिकने लग गए। ठीक है, अब ये दोनों लड़ते हैं, आपस में लड़ रहे हैं कि कुछ भी हो, ये चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर चीज हमारी लिस्ट में आ जाए। अब स्टेट वाले चाहते हैं हर चीज को गुड्स डिक्लेयर कर दिया जाए, सेंटर वाले चाहते हैं हर चीज को सर्विस डिक्लेयर कर दिया जाए। दोनों लड़ने लग गए भाई। जैसे फॉर एग्जांपल आई विल टेल यू, उस जमाने में सिम आए थे नए नए, तो सेंटर स्टेट दोनों लड़ने लग गए कि या तो कि भाई जो सेंटर है वो कह रहा है ये सर्विस है और जो स्टेट है वो कह रहा है गुड्स है, क्योंकि सिम से आपको सर्विस मिलती है बट सिम है तो फिजिकली गुड। ठीक है, अब कह रहे जीएसटी कैसे लगाओगे? अब बताओगे तुम तो आज तक गुड्स और सर्विस में ही लड़ते रह गए, अब तुम इस सब में जीएसटी को कहां पुट करोगे? तो इसलिए एक अमेंडमेंट निकाला गया जो था 122nd अमेंडमेंट। इसको हमने कॉन्स्टिट्यूशन ही अमेंड कर दिया 101st अमेंडमेंट के नाम से, जिससे हमने एक न्यू आर्टिकल इंट्रोड्यूस करा। क्या था ये आर्टिकल? ये आर्टिकल था 246A। 246A हमने एक न्यू आर्टिकल लेके आए।
हेलो एवरीबॉडी, दिस इज राधिका फ्रॉम शार्पअप और मैं लेके आई हूँ आपके लिए ATC प्रोग्राम। पिछले 5 सालों में हमने देखा कि बच्चों को एग्जैक्टली किस चीज़ की ज़रूरत है। आफ्टर अ लॉट ऑफ एनालिसिस वी केम टू अ कंक्लूजन कि हमारे यूथ को ज़रूरत है स्किल्स की। So here at Sharper we came up with one-stop solution for all your problems, that is ATC program. क्या है मैम इस प्रोग्राम में? So this program is offering you 8 different modules जहाँ पर हम जो फोकस कर रहे हैं वो सिर्फ कोर अकाउंटिंग पे नहीं है, बिकॉज अब हम ये समझ चुके हैं कि सिर्फ कोर अकाउंटिंग करके कोई भी फाइनेंस एंड अकाउंटिंग प्रोफेशनल नहीं बन सकता। यू want more skills, if you want better salary, better package, if you want to upskill yourself, तो हम लेके आए आपके लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन जहाँ पर हम ऑफर कर रहे हैं आपको 8 डिफरेंट मॉड्यूल्स एट वन प्लेस, जैसे GST, अकाउंटिंग, कंप्लायंसेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। हमने ये तो जान लिया है कि हार्ड स्किल्स विल गेट यू द जॉब बट सॉफ्ट स्किल्स विल गेट यू फायर्ड। सो सॉफ्ट स्किल्स पे काम करना भी बहुत बहुत ज़रूरी है। वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल एनालिसिस, वी आर टॉकिंग अबाउट अलाइड लॉज एंड मच मोर। सब कुछ प्रैक्टिकली आपके सामने लेके आएंगे। Why do we want to limit ourselves to just concepts? हम चाहते हैं कि आपको conceptual clarity के साथ साथ प्रैक्टिकली उसको कैसे अप्लाई करना है ये भी सिखाया जाए। क्यों ना GST के पोर्टल पे जाके ही रजिस्ट्रेशन करनी सीख लें? क्यों ना रियल टाइम GSTR 1, 3B, 9 कैसे भरना है सब कुछ हमें एक जगह पे सिखा दिया जाए। आखिर ऑफिस में जाके करना तो यही है। तो किस बात की देरी है? Go ahead and enroll yourselves in ATC program. This is Radhika Dua signing off. उस आर्टिकल में क्या था? हमने डिफरेंट रेट्स दिए GST के। कह रहे हैं कि इतना मत लड़ो। 246A आर्टिकल में लेके आ रही हूँ जिसमें पूरा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टैक्स दिया जाएगा। सो क्या है ये डिफरेंट रेट्स ऑफ टैक्सेस? हमने कहा इतना मत लड़ो, 246A लेके आते हैं और इससे हम बोलेंगे सारे के सारे गुड्स पे और सारी की सारी सर्विसेज पे एक टैक्स लगाया जाएगा विच विल बी कॉमन। सारे के सारे गुड्स पे और सारी की सारी सर्विसेज पे एक ही टैक्स लगाएंगे, वन टैक्स ओनली। अब उस टैक्स को 50-50% बांट लो। और ये सेग्रीगेशन है कि गुड्स है या टैक्सेस है ये हम देख लेंगे बाद में। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस दैट आर लिवेड इन इंडिया। ठीक है, तो क्या क्या है वो टैक्सेस? देयर आर डिफरेंट रेट्स ऑफ GST इन इंडिया। क्या क्या है वो रेट्स? इंडिया फॉलोज अ मल्टी टायर्ड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स स्ट्रक्चर विद डिफरेंट रेट्स बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज। हियर इज अ डिटेल ब्रेकडाउन। अब क्या हुआ, कुछ चीजें हमने रखी जीरो रेटेड या एग्जेम्प्ट, मतलब हमने कहा किसी चीज पे ना कोई किसी भी रेट का GST नहीं लगेगा। वो गुड्स की डेफिनेशन में भले ही आता हो, सर्विसेज की डेफिनेशन में भले ही आता हो, पर उस पे टैक्स लगेगा 0%। इसको या तो आप एग्जेम्प्टेड भी बोल सकते हो या फिर आप इसको जीरो रेटेड भी बोल सकते हो। एग्जाम्पल, आपने फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स खरीदे, अब उस पे भी GST लगाए। मंडी में जाते हो आप फ्रूट्स लेके आते हो, उस पे भी GST लगाए? नहीं, ऐसे तो एक गरीब आदमी पागल हो जाएगा। मिल्क है, कर्ड है, एग्स है जो अनब्रांडेड है और फ्रेश है। इंपॉर्टेंट क्या है? फ्रेश है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो अनब्रांडेड होने चाहिए, तो उस पे भी GST नहीं लगेगा। नमक नहीं लगेगा, एजुकेशन सर्विसेज नहीं लगेगा, हेल्थ केयर सर्विसेज नो GST, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो नॉन AC वाले हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है? जो नॉन AC वाले हैं। अगर एक्सपोर्ट कर रहे हो आप गुड्स का, देखो अगर मैं एक्सपोर्ट पे भी लगा देती ना GST, तो एक्सपोर्ट्स जो है वो डिस्करेज हो जाते, तो उससे हमारा BOP हिल जाता, बैलेंस ऑफ पेमेंट हिल जाता, हमारे ट्रेड्स एक्सपोर्ट्स कम हो जाते और इंपोर्ट्स ज्यादा हो जाते। इसलिए हमने एक्सपोर्ट्स पे भी इसको जीरो रेटेड रखा। ठीक है, अब नेक्स्ट है 5% टैक्स। 5% को हमने लोअर कैटेगरी में ही रखा है। ये कुछ एसेंशियल गुड्स है, गुड्स एंड सर्विसेज है जो हम मासेस कंज्यूम करते हैं। जैसे एग्जांपल, एडिबल ऑयल है, शुगर है, टी है, कॉफी है। बस जो इंस्टेंट कॉफी है उसको नहीं रखा हमने यहाँ पे। फुटवेयर है 1000 रुपए तक का, रेलवे है, इकोनॉमी क्लास ऑफ एयर टिकट्स, इकोनॉमी क्लास, प्रीमियम इकोनॉमी नहीं कह रही मैं, सिर्फ इकोनॉमी। ऐप बेस्ड कैब सर्विसेज हैं,
पैकेज फूड है, ये सारी चीजों पे सिर्फ 5% टैक्स लगाओ। कुरकुरे पे कितना टैक्स लगेगा अब? 5%। ठीक है, अब हम अगला टैक्स रेट लाए 12% का। ये एक स्टैंडर्ड लोअर रेट टैक्स है, ये स्लाइटली हायर रेट है जो सेमी एसेंशियल। हमने कहा बहुत जरूरी चीजें नहीं है, अगर फिर भी लोगे तो थोड़ा ज्यादा टैक्स दो। क्या है ये चीजें? प्रोसेस्ड फूड जैसे कॉर्नफ्लेक्स है, बटर है, चीज है, मोबाइल फोन्स है, टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम। अगर आप एयर टिकट ट्रैवल कर रहे हो, बिजनेस क्लास में जा रहे हो, ओके, इट वाज नॉट एसेंशियल, इस पे भी फिर 12% टैक्स देना। अगर होटल रूम लिया है आपने और वो 1000 से 7500 पर नाइट के बीच का रेट है, तो उस पे 12% टैक्स लग जाएगा। अब और महंगे रेट पे आ जाओ, 18%, जो हमने कहा ये स्टैंडर्ड है, ये वाइड रेंज पे अप्लाई हो जाएगा। वाइड रेंज पे मोस्ट कॉमन है, जैसे कि सोप्स हैं, शैम्पूज हैं, रेस्टोरेंट सर्विसेज हैं, इंश्योरेंस, बैंकिंग सर्विस, आईटी, टेलीकॉम। अगर 7500 पर नाइट से ऊपर का है रूम होटल का, सीमेंट है, पेंट है, इंडस्ट्रियल इंटरमीडिएट्स है, ये सब एग्जांपल्स है इसके। लास्ट जो हमने रेट रखा वो है 28%। 28% ये हाईएस्ट रेट है, ये सिर्फ लग्जरी प्रोडक्ट्स पे लिया गया, जिनको हमने हार्मफुल माना है या फिर ये नॉन एसेंशियल है, जैसे गाड़ी है, एसी है, टबैको है, कोल्ड ड्रिंक्स, एरिएटेड ड्रिंक्स है, हाई एंड मोटरसाइकिल्स हैं, गैमलिंग है, बेटिंग है। तो आप देखो तो कितना रेट लग गया? 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। ये हमारे को इंडिया में टैक्स रेट अप्लाई करा गया। ठीक है, बट इसको मैं बोलती हूँ फुल रेट टैक्स। फुल रेट टैक्स, मैम व्हाट डू यू मीन फुल रेट टैक्स? हाफ रेट टैक्स भी होता है क्या कुछ? देखो, मैंने आपको अभी बताया कि सेंटर और स्टेट वाले लड़ रहे थे और हमने उनको कहा भाई रुको, मत लड़ो इतना, रुक जाओ, दोनों भाइयों रुक जाओ। जितनी भी प्रॉपर्टी आधी आधी बटेगी, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, राइट? तो हमने कहा फुल रेट टैक्स है 5%, 12%, 18%, 28%। 0% तो फुल, हाफ एक ही जैसा हो गया। और क्योंकि हमारा सिस्टम डुअल मॉडल पे काम करता है, यानी कि सेंटर को भी पैसा मिलेगा और स्टेट को भी पैसा मिलेगा, तो जब भी ये टैक्स कलेक्ट होगा, तो अगर 5% कलेक्ट हुआ है तो 2.5% सीजीएसटी का और 2.5% एसजीएसटी का। ऐसे ही 12% के लिए 6% सीजीएसटी का और 6% एसजीएसटी का। 18% के लिए 9% सीजीएसटी का, 9% एसजीएसटी का। 28% के लिए 14% सीजीएसटी का एंड 14% एसजीएसटी का। इसलिए मैंने बोला फुल रेट जो है वो ये है, और हाफ रेट क्योंकि हम डुअल मॉडल पे है तो हाफ रेट में दोनों बट जाएंगे, राइट? यही लिखा है। अच्छा, अब कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी लिख लो कि जितना भी कंपनसेशन सेस होता है और कुछ स्पेशल रेट्स टैक्सेस भी लगते हैं। दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट स्टिल अगर आप 28% अबव पे जाते हो स्पेसिफिक आइटम्स पे, तो वहां पे एक कंपनसेशन सेस भी लगता है, और कुछ स्पेशल रेट सेस टैक्सेस भी हैं जो सिर्फ इन्हीं प्रोडक्ट्स पे लगते हैं। जैसे 3% है वो गोल्ड पे लगता है, 2.5% है वो रफ डायमंड पे लगता है, 1% लगता है अफोर्डेबल हाउसिंग पे विदाउट आईटीसी, और कंस्ट्रक्शन सर्विसेज पे 5 से 12% डिपेंडिंग ऑन नेचर एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल। ये कुछ स्पेशल रेट टैक्सेस। ठीक है, अब हमें पता है कि जीएसटी का डुअल मॉडल, ठीक है, डुअल मॉडल लगता है मतलब देखो, अगर आप विद इन सेम स्टेट सेल्स कर रहे हैं, मतलब मैं सप्लायर भी दिल्ली में है और जो इसका बायर है वो भी दिल्ली में है, एक ही स्टेट में दोनों सप्लाई हो रही है। अगर सप्लायर और बायर दोनों सेम स्टेट में है, सेम स्टेट, तो इसको मैं बोलती हूँ दैट दिस इज इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा मतलब अंदर, इंट्रा स्टेट सप्लाई है ये। अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो इसमें जीएसटी बढ़ता है सीजीएसटी में और एसजीएसटी में। सीजीएसटी यानी आधा % पैसा चले जाएगा सेंटर के पास और आधा % पैसा जाएगा एसजीएसटी के पास। स्टेट की कौन सी स्टेट है यहाँ बताओ? दिल्ली में ही हो रही है ना सेल, तो दूसरी तो स्टेट का नाम ही नहीं है, तो दिल्ली के सेल्स किसको मिल जाएगी? दिल्ली में। कौन से स्टेट को पैसे मिलेंगे? दिल्ली को। 50% पैसा दिल्ली को मिल जाएगा और 50% पैसा स्टेट को मिल जाएगा। बट अगर ऐसा हो जाए कि आपका सप्लायर बैठा है दिल्ली में और आपका जो बायर है वो बैठा है हरियाणा में, गुड़गांव में कर दिया मैंने सेल, पॉसिबल है ना, राइट? सप्लाई हो रहा है। जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई होती है तो मैं इसे बोलती हूँ ये है इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट मतलब दो स्टेट्स के बीच में सप्लाई जो हो रही है उसको मैं बोलती हूँ इंटर स्टेट सप्लाई।
क्या बोलती हूँ मैं, इंटर स्टेट सप्लाई। ऐसे केसेस में टैक्स लगता है इस नाम से, IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इंटीग्रेटेड क्यों है ये इंटीग्रेटेड क्यों है, क्योंकि एक ही बार में सेंटर इसको कलेक्ट कर लेगा और कुछ वक्त बाद वो 50% पैसा ट्रांसफर कर देगा डेस्टिनेशन स्टेट को। 50% पैसा वो ट्रांसफर कर देगा डेस्टिनेशन स्टेट को। कौन है डेस्टिनेशन स्टेट? हरियाणा। मतलब क्या हुआ, सारा का सारा पैसा किसने कलेक्ट करा? सेंटर ने कलेक्ट करा, बट उसमें से 50% पैसा उसने हरियाणा को दे दिया, क्योंकि कौन है कंज्यूमर? हरियाणा है कंज्यूमर। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, मतलब कंज्यूमर बेस्ड टैक्स है। जो भी कंज्यूम कर रहा है, कौन सी स्टेट कंज्यूम कर रही है? हरियाणा कंज्यूम कर रही है, तो वो 50% पैसा सिर्फ नाम दे रहे हो बेटे। अब देखो, जब भी CGST और SGST लगता है वो 50-50% लगता है, बट IGST लगता है 100%। IGST कैसे लगता है? वो 100% लगता है। सेंटर 100% पैसा पहले कलेक्ट कर लेती है और उसमें से 50% पैसा फिर वो डेस्टिनेशन स्टेट को दे देती है। क्या ये बात आपको क्लियर है? क्या ये बात आपको क्लियर हुई? इसलिए मैंने बोला था फुल रेट टैक्स और हाफ रेट टैक्स। तो अगर IGST लग रहा होगा तो फुल रेट टैक्स लगेगा 5%, 12%, 18% और 28%। बट अगर हाफ रेट टैक्स लग रहा होगा तो CGST 2.5%, SGST 2.5% फॉर 5%, राइट? टोटल हो गया 5। ऐसे ही 12 के लिए, ऐसे 18 के लिए और ऐसे ही 28 के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, यानी बायर स्टेट को पैसे मिलते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो मैं आज जाने से पहले आपको बताना चाहती हूँ। आउटपुट GST यानी कि देखो, पहले आउटपुट GST से पहले समझो, आउटपुट GST समझने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड आप ये समझो कि आउटवर्ड सप्लाई क्या होता है। आउटवर्ड सप्लाई यानी कि सेल्स। आप हो, यू आर द सप्लायर, गुड्स अब आपके पास से बाहर जा रहे हैं, आउटवर्ड जा रहे हैं, आपके पास से गुड्स या सर्विसेज आपके पास से बाहर जा रही है। यू आर द सप्लायर, आप सप्लाई कर रहे हो गुड्स और सर्विसेज। क्या आपके बिजनेस के अंदर आ रही है क्या गुड्स एंड सर्विसेज? नहीं, आप सप्लाई कर रहे हैं, आपके बिजनेस से ये बाहर जा रही है गुड्स एंड सर्विसेज। तो मैं इसको बोलती हूँ ये है आउटवर्ड सप्लाई, यानी कि सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। ठीक है, तो जो भी टैक्स सेल्स के टाइम पे लगता है उसको मैं बोलती हूँ आउटपुट GST, मतलब GST एट टाइम ऑफ सेल्स। सेल्स के टाइम पे जो भी GST लगेगा। अब सप्लायर ने बायर को 1 लाख रुपीस की सर्विसेज दी, जिसमें से 1 लाख रुपीस की सर्विस दी और 5% का टैक्स लिया। 5% का टैक्स मतलब 5,000 रुपए का टैक्स लिया, मतलब 1,05,000 रुपए की हमने टोटल बिल किसको दिया? बायर को। तो जो टैक्स सप्लाई के टाइम पे, सेल्स के टाइम पे हुआ है, इसको मैंने क्या बोला? इसको मैंने बोला आउटपुट GST। क्या हुआ ये? आउटपुट GST। ये क्योंकि मैंने बायर से कलेक्ट करा है और अब मैंने बायर से कलेक्ट करा, मैंने टोटल बायर ने पूरे 1,05,000 रुपए दे दिए, मतलब सप्लाई के भी पैसे दे दिए और GST के भी पैसे दे दिए। अब क्योंकि ये 5, अब याद करो अकाउंट्स की क्लास, सेल्स के टाइम पे जितनी GST इकट्ठी करते थे मैं उसको बोलती थी आउटवर्ड GST है या फिर आउटपुट GST है। याद आ रहा है अकाउंटिंग की क्लास? उसको मैं कहती थी हमारे लिए लाइबिलिटी है। क्यों है वो लाइबिलिटी? क्योंकि अभी मुझे ये गवर्नमेंट को जमा कराना है, मुझे ये पैसा गवर्नमेंट को जमा कराना है। तो जितनी भी आउटपुट GST है ना, ये मेरे लिए लाइबिलिटी है, राइट? ठीक है, अब मैं बात करती हूँ इनवर्ड सप्लाई की। इनवर्ड सप्लाई, एक बिजनेस है, एक होलसेलर है, एक ट्रेडर है और आखिरी में एक कंज्यूमर है। एक होलसेलर है, एक ट्रेडर है और एक आखिरी में कौन है? आखिरी में है आपका कंज्यूमर। ठीक है, ट्रेडर होलसेलर से चीजें बाय करता है। होलसेलर कौन है? सप्लायर। ट्रेडर कौन है? बायर। बायर के लिए जो भी सप्लाई उसके बिजनेस के अंदर आ रही है, इनवर्ड्स आ रही है, क्या वो उसके बिजनेस में अंदर आ रही है, बाहर जा रही है? अंदर आ रही है, हमने परचेज करी है, तो जितनी भी इनवर्ड सप्लाई है यानी कि मेरी परचेजेस है। जो परचेजेस के टाइम पे आपने सप्लायर को GST पे कर दिया, क्योंकि उसने आपको बिल बना के दिया होगा वैल्यू प्लस GST का, राइट? और आपने टोटल अमाउंट बिल का उसको दे दिया होगा। तो जो GST आप ऑलरेडी पे कर चुके हो, जिसका आपको फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, उसको मैं बोलती हूँ GST एट द टाइम ऑफ परचेजेस। उसको मैं बोलती हूँ इनपुट GST। ये मेरे लिए असेट है, वरना ये मेरे लिए एक्सपेंस है। ठीक है,
आईटीसी, अब आईटीसी को समझो जरा, आईटीसी क्या होता है। इसके लिए मैं सब डिलीट करती हूँ, फिर आपको अच्छे से समझाऊंगी। अब हम आईटीसी समझते हैं कि आईटीसी क्या होता है। वो एग्जांपल लेते हैं, एक होलसेलर है, एक ट्रेडर है और एक कस्टमर है, ठीक है। होलसेलर ने ट्रेडर को 90,000 रुपए का बिल बना के दिया और 10,000 का उसमें जीएसटी था, टोटल 1 लाख रुपीस का बिल बना के दिया। ट्रेडर ने ये पेमेंट 1 लाख रुपए की, 1 लाख रुपीस की ट्रेडर ने होलसेलर को ये पूरी पेमेंट कर दी, जिसमें उसने 10,000 रुपए किसके दिए हैं, जीएसटी के दिए हैं। कितने दिए हैं जीएसटी के, 1 लाख रुपीस, राइट। अब ट्रेडर के लिए परचेज प्राइस क्या है, 1 लाख है या 90,000 है, पहले तो मुझे ये बताओ। देखो, जब तक सेल्स टैक्स था तब तक ट्रेडर के लिए परचेज प्राइस था 1 लाख रुपीस, ठीक है। बट अब जब जीएसटी आ गया तो ट्रेडर मानेगा कि उसके लिए परचेज प्राइस है 90,000, जिसमें वो 10,000 का वैल्यू एडिशन करेगा, यानी 1 लाख रुपए का उसका वैल्यू ऑफ सेल्स है, जिसपे अब वो टैक्स लगाएगा। मान लीजिए टैक्स लग रहा है 1 लाख रुपए पे 11,000 रुपए का, 12,000 रुपए का, ठीक है। 12% के साथ लगा देते हैं 12,000 रुपए का टैक्स। ओके, एक काम करते हैं, हम रियल रेट्स लेते हैं। 90,000 पे 5% कितना है, 4,500। हम रियल रेट्स के साथ करते हैं कैलकुलेशन, ज्यादा समझ आता है रियल रेट्स के साथ ना, मेक्स मोर सेंस दैट वेज, फिर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। एक होलसेलर है, ये सेल्स कर रहा है, सप्लाई कर रहा है किसको, ट्रेडर को, जो आगे सप्लाई कर रहा है कस्टमर को। होलसेलर है, उसने 90,000 की वैल्यू ऑफ सेल्स करी है, जिसपे उसने 5% जीएसटी लगाई, यानी कि 4,500 रुपीज की, जिसका टोटल आ गया 94,500 रुपीज। ट्रेडर के लिए परचेज प्राइस क्या है, पहले तो आप मुझे बताइए। अगर मैं सेल्स टैक्स की बात कर रही हूँ, जो अभी तक हम पढ़ते आए कैस्केडिंग इफेक्ट, उसमें हम परचेज प्राइस लेते थे ट्रेडर का 94.5 के, राइट। बट इन जीएसटी ऐसा नहीं होता है, हम परचेज प्राइस ट्रेडर का लेंगे 90,000 ओनली, ठीक है। उस पे वो 10,000 का वैल्यू एडिशन करेगा, यानी कि वो सेल्स प्राइस रख रहा है, वैल्यू ऑफ सप्लाई वो रख रहा है 1 लाख रुपीस। अब 1 लाख रुपीस पे 5% टैक्स निकाल लो। 1 लाख रुपीस पे 5% टैक्स यानी 5,000 का टैक्स, तो 5% का जीएसटी, यानी वो कस्टमर से लेगा 1,05,000 रुपए। कस्टमर को कितने का पड़ा, 1,05,000 रुपए का। होलसेलर ने ट्रेडर से टैक्स कलेक्ट करा 4,500 रुपए और उसको किसको पे कर दिया, गवर्नमेंट को पे कर दिया, राइट। ट्रेडर ने 5,000 रुपए इन द नेम ऑफ जीएसटी किससे कलेक्ट करा, कस्टमर से कलेक्ट करा। अब इसको ये किसको पेमेंट करनी है, गवर्नमेंट को पेमेंट करनी है, राइट। ऐसे ही करना है। बट ध्यान दो 5,000 रुपए लायबिलिटी है, मेरी लायबिलिटी है, क्योंकि पैसा मेरा नहीं है, मैंने कस्टमर से इकट्ठा करा, जो मुझे किसको देना है, गवर्नमेंट को देना है। बट क्या मैं इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को 4,500 पहले ही नहीं दे चुकी हूँ, हाँ दे चुकी हूँ। मैंने ऑलरेडी जीएसटी 4,500 का पे कर चुकी हूँ, मैं ऑलरेडी मैं 4,500 का एक्सपेंस कर चुकी हूँ, यानी वो मेरा असेट है। मतलब मुझे सिर्फ पेमेंट करनी है 500 रुपए की। तो जो आपने क्रेडिट ले लिया पहले से, जो आपने जीएसटी पे करावे का क्रेडिट लिया, ये जो मैंने 4,500 रुपए क्रेडिट लिया है फॉर द जीएसटी दैट आई हैव ऑलरेडी पेड टू माय सप्लायर, the credit that I have taken for the GST that I have already paid is known as ITC, input tax credit। जो मैंने इनपुट लिया था उस पे मुझे कुछ टैक्स का क्रेडिट मिलेगा, इसलिए ये मेरा असेट था, इसको मैं बोलती हूँ इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब मैं बात कर रही हूँ B2B की। B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस। जो होलसेलर ने ट्रेडर को सप्लाई करी है, इसको मैं बोलती हूँ B2B सप्लाई, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस सप्लाई। और आईटीसी सिर्फ B2B सप्लाई पे ही मिलता है, समझ आया। जो ट्रेडर ने कस्टमर को सप्लाई करी है, इसको मैं बोलती हूँ B2C सप्लाई। क्या बोलती हूँ मैं, B2C सप्लाई, मतलब बिजनेस टू कस्टमर। ये तो 5,000 रुपए का क्रेडिट है, क्या कस्टमर कह दे कि मुझे 5,000 रुपए का ना क्रेडिट दे दो, नो इट इज नॉट पॉसिबल। आईटीसी सिर्फ B2B में ही पॉसिबल है, B2C में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप याद करो कि आईटीसी मिलती है ओनली ऑन सप्लाई, क्या कस्टमर आगे सप्लाई कर रहा है, कर ही नहीं रहा, कस्टमर आगे सप्लाई ही नहीं कर रहा है। दैट इज व्हाई
कस्टमर इज नॉट गेटिंग एनी सॉर्ट ऑफ ITC. तो B2C हो गया, बिजनेस टू कंज्यूमर. इज दिस क्लियर? आई एम होपिंग ये बहुत ज्यादा अच्छी क्लास थी, ये बहुत आपको एंटरटेनिंग लगी होगी, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल लगी होगी. इस क्लास से आप जितनी नॉलेज ले सकते थे, गो हैड टेक दिस नॉलेज. ये बेसिक है, पूरे GST का ये बेस है. अगर आपको ये समझ आ गया, मतलब अब आप GST में हायर लेवल पे जंप कर सकते हैं. सो आई स्टॉप दिस क्लास हियर. दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. आई विल मीट यू अगेन इन द नेक्स्ट क्लास. टिल